देखें, हमने जो ये सिंपल बुक एपीआई को यूज़ किया था अपने थंडर क्लाइंट से और अपने गूगल यहाँ क्रोम से जो रिक्वेस्ट भेजी थी, अब उसे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। और ये तमाम जो एंड पॉइंट्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, अपडेट के लिए और डिलीट, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें हम जो है वो फेच फंक्शन जो है उसकी मदद से करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखें तो यहाँ पर जो है ना, हम सबसे पहले हमें क्या मिलता है, एक बेस यूआरएल और एक एंड पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनकी भी स्टार्टिंग यहाँ से ही है इस रिपॉजिटरी की ना, तो हम भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट कल मैंने बनाया था तो वो बिल्कुल एम्प्टी है। अगर मैं इसमें ओपन करूँ SRC और पेज डॉट TSX में जाऊँ तो आपको जो है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद एक एम्प्टी फ्रैगमेंट लगा लेते हैं यहाँ पर। और एम्प्टी फ्रैगमेंट के बाद जो है वो यहाँ पर हमने अपने होम कंपोनेंट को भी खाली कर दिया। ठीक है, अब जो है पैकेज डॉट जेसन में जाकर यहाँ पर जो डेव है इसको डैश डैश टर्बो ओनली नहीं, टर्बो करना है सिर्फ, इससे थोड़ा फास्ट डेवलपमेंट जो है ना वो थोड़ी फास्ट कर देता है ये। ठीक है, तो अब इसे सेव कर देते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि सेव करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ के एक साथ दबाना है, कंट्रोल के। तो नीचे यहाँ पर लिखा आता है ना कि कंट्रोल के वॉज प्रेस्ड, और उसके बाद आप एस का बटन जो है ना वो प्रेस कीजिएगा। ये पहले नहीं कर रहे थे हम, अभी क्यों करना है, ये अभी इसलिए करना है, कंट्रोल के और एस मैंने प्रेस किया, ये अभी इसलिए करना है क्योंकि हम एपीआई कॉल करेंगे। तो क्या होता है कि ऑटो सेव अगर आप ऑन रखेंगे ना अपने पास यहाँ से, तो वो हर एक मेरे वर्ड को मैं लिखते जाऊंगा, वो एपीआई कॉल करते जाता है, वो ऑटोमेटिक फिर वो कॉलिंग पर करते जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बार बार एपीआई कॉल ना करे। जब मैं लिख लूँ अपना कोड उसके बाद फिर मैं सेव करूँ तो फिर वो एपीआई कॉल करे। तो ऑटो सेव को ना मैंने बंद कर दिया है अभी फिलहाल के लिए, इसलिए हमें मैनुअली सेव करना पड़ेगा। तो मैनुअली सेव करने के लिए क्या है, कंट्रोल के और फिर एस प्रेस कीजिएगा, तो ये सेव कर देगा। अच्छा चलें, ये हो गया सेव, वापस आ जाएं। अब जो है रिटर्न के ऊपर हम यहाँ पर एक सिंपल, बहुत सिंपल रखेंगे इसे। तो ये कहता है भाई कि एक ना आपको क्या करना है, एपीआई इज अवेलेबल एट ये वाले यूआरएल पर। तो इसको कॉपी किया, ये वाला यूआरएल बेस यूआरएल है ये, जहाँ पर आप एक बना दें कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद आप यहाँ पर बना दें रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स के बाद जो है मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप बना दें अवेट, अवेट के बाद आप लगा दें फैच। इस तरह ही लगाते हैं ना हम फैच को। तो फैच लगा लिया, फैच के अंदर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर अपना डबल कोट के अंदर यूआरएल पेस्ट करते हैं। और अवेट एसिंग के बिना तो चलता नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, इस फंक्शन को, ये जो आपका कंपोनेंट है, इसको आप क्या कर लेते हैं, एसिंग फंक्शन बना देते हैं। तो दोबारा देखें, आपने क्या किया, कॉन्स्ट लिखा, रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बनाया, अवेट लिखा, फैच लिखा, और फैच लिखकर आपने यूआरएल लिख दिया उसके अंदर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ठीक है, सही है। अब जो है ये जो, अच्छा अब जो है ना यहाँ पर क्या है कि ये आपको ला कर देता है एपीआई, लेकिन वो एपीआई जो है ना वो पढ़ने के काबिल नहीं होती, अजीब अजीब चीज़ें लेकर वो दिखा रहा होता है हमें। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए, ताकि हम इसे पढ़ पाएं, हम इसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं,
इसके अंदर हमें एक मिलता है कन्वर्जन वाला मेथड, वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कौन से लिखें, यहाँ पर लिख दें डाटा। डाटा, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, डाटा लिख रहा हूँ मैं नाम। तो डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लगा दें रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर दें जेसन में। आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जेसन का मेथड आ रहा है, और मेथड है तो क्या करना पड़ेगा आपको, राउंड ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स जेसन डाटा। अब क्योंकि ये एपीआई को आने में टाइम लगता है, तो नीचे ये जो आपने कन्वर्जन की है, इसको भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ताकि वो क्या करे, वो कन्वर्जन करके डाटा के वेरिएबल में सेव करवा दे। दो लाइनें हमने लिखी हैं, ऐसे ही हम एपीआई कॉल करवाते हैं। यहाँ पर लिख भी लेते हैं हम एपीआई कॉलिंग। ठीक है, एपीआई कॉलिंग में क्या किया हमने, एक लिख दिया हमने फेच, एक लिख दिया हमने रीडेबल बना दो, इसे पढ़ने के काबिल बना दो। अब ये जो डाटा आपका पढ़ने के काबिल हो चुका है, इससे आप क्या करें, आप इसे कंसोल करा दें। तो मैं इसे कर देता हूँ कंसोल। ठीक है, अब ये जो कंसोल है ना, हम फोकस करेंगे अपने स्माइली इमोजी के ऊपर, जो सबसे नीचे से देखेंगे कि कौन सी स्माइली इमोजी मुझे मिली है। वैसे तो जब हम ये चलेगा नहीं खुद, क्योंकि मैंने ऑटो सेव बंद किया हुआ है। तो मैं जब सेव करूंगा ना तभी ये चलेगा। ठीक है, तो हमें मतलब है अभी सिर्फ अपने कंसोल से। और ये जो कंपोनेंट है आपका, ये क्लाइंट कंपोनेंट तो है नहीं, ये तो सर्वर कंपोनेंट है। तो सर्वर का जो कंपोनेंट होता है वो हमें कहाँ दिखेगा, वो हमें दिखेगा अपने टर्मिनल में यहाँ पर। तो यहाँ पर आते हैं और ऊपर वाले को क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पर पेज में यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल के और एस प्रेस करते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, सर्वर को रन करना है। एन पी एम रन डेफ करें पहले। लोकल होस्ट 3000। पहले ये ऑन हो जाए, यहाँ पर हमें चीज़ें दिखना शुरू हो जाएं, उसके बाद जो है फिर क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, ये इस हमें अभी अपने इस स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है, इस वाले से, इसे बस रहने दें। आप अपनी पूरी तवज्जो रखेंगे अपने इस टर्मिनल के ऊपर। तो देखें यहाँ पर जो स्माइली इमोजी आए हैं, यहाँ पर ये क्या कहता है, वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई। इसका रिजल्ट क्या आया देखें, वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई, है ना। और थंडर क्लाइंट के ऊपर अगर मैं ये बेस यूआरएल लेकर जाऊं, अगर मैं थंडर क्लाइंट ओपन करूं और इसके ऊपर अगर मैं लेकर जाऊं, तो ये भी यहाँ पर अगर मैं इसे सेंड करूं तो ये यही कहता है गेट रिक्वेस्ट के साथ, डबल कोट में नहीं, ऐसे ही आएगा। देखें वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई, दोनों का रिस्पॉन्स क्या है, सिमिलर आया, एक जैसा आया। चलिए वापस आ जाएं इधर। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो। ठीक है, अब हम एक काम ये करेंगे कि आगे चलते हैं, और आगे चल के फिर इसे देखते हैं कि ये क्या जो है फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये एंड पॉइंट्स की बारी आ गई। ये कहते हैं कि भाई एक एंड पॉइंट आप स्टेटस वाला लगा लो, तो आपको रिटर्न द स्टेटस ऑफ द एपीआई मिल जाएगा। तो एंड पॉइंट क्या करते हैं, गेट रिक्वेस्ट के साथ स्टेटस हम क्या लगाते हैं, वहां पर लगा देते हैं एंड पॉइंट के तौर पे। तो देखिए ये आपका बेस यूआरएल है ना, ये क्या है, ये आपका बेस यूआरएल है। तो इस बेस यूआरएल के बाद ये क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा कर यहाँ पर स्टेटस लिख देंगे। तो स्टेटस लिखेंगे तो क्या होगा, एंड पॉइंट लग जाएगा इसमें स्टेटस वाला। और बाय डिफॉल्ट ये जो फैच वाला मेथड होता है, ये आपका गेट रिक्वेस्ट के ऊपर होता है, और ये भी यही कह रहे हैं कि ये गेट रिक्वेस्ट है।
एंड पॉइंट गेट रिक्वेस्ट के ऊपर एंड पॉइंट हमने ये लगा दिया, तो हमें क्या मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। तो देखते हैं, सिर्फ एक एंड पॉइंट इसमें लगाया, और बाय डिफॉल्ट ये गेट के ऊपर ही होता है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसे देखते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आता है। ऊपर पेज में है, यहाँ पर आप करें कंट्रोल K और S। देखें कंपाइलेशन हो रही है। ये देखें लास्ट वाले इमोजी को देखें, यहाँ पर ये क्या बताता है, स्टेटस ओके। स्टेटस ओके बताता है ये। तो बिल्कुल एज इट इज, अगर आप इस चीज़ को अपने एपीआई इसके ऊपर लेकर जाएं, थंडर क्लाइंट के ऊपर, ये भी कल हमने देखा था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ। एंड पॉइंट स्टेटस जोड़ दिया इसके साथ, तो यहाँ पर स्टेटस ओके लिखा आ गया, यहाँ पर भी रिस्पॉन्स में। ठीक है, अब वापस आ जाएं पेज में, आगे चलते हैं। तो आगे ये बताते हैं कि भाई लिस्ट अगर आपको बुक की देखनी है, तो फिर आप एंड पॉइंट कौन सा वाला यूज़ करें, बुक्स का यूज़ करें। तो बुक्स को हम यहाँ से एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं, और गेट वाले है ना, तो गेट वाले में तो हमें टेंशन होती नहीं है फैच के अंदर। बस ये स्टेटस की जगह बुक्स लिख दूंगा, और टर्मिनल में देखूंगा कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो अपने पेज में है, कंट्रोल K S, सेव किया, और लास्ट वाले इमोजी से हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिलता है। तो मुझे रिजल्ट मिलता है, मैं आपको टर्मिनल को फुल करके दिखाता हूँ, देखें। बुक मिल गई आईडी से, देखें ID 2 वाली बुक, ID 3 वाली बुक, 4 वाली बुक, 5 और 6 वाली बुक, 6 किताबें आपको इसने लाकर दे दी। ठीक है, तो 6 किताबें आपको इसने लाकर दे दी हैं। और जाहिर है थंडर क्लाइंट के ऊपर भी हम ये देखेंगे तो यही लगाएंगे, है ना। यहाँ पर बुक्स लगा देंगे और सेंड करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर दे देगा लाकर 1 2 3 4 5 6, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में 6 किताबों का डाटा लाकर आपको दे देगा। थंडर क्लाइंट में भी सेम प्रोसेस है। चलें, ये भी क्लियर है, आगे चलें। चलें, सही है। तो अब जो है, आगे ये कहते हैं कि आप आ जाएं, सिंगल बुक अगर आपको चाहिए, तो फिर आप क्या करें, बुक्स के एंड पॉइंट के बाद उसकी आईडी नंबर लिखें। ट्राई करते हैं हम बुक्स के, बुक्स तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसके बाद उसकी आईडी नंबर लिखें। तो फॉरवर्ड स्लैश लगाया, और यहाँ पर लिख दिया 3। 3 नंबर बुक है कौन सी, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। 3 नंबर बुक है वैनिशिंग हाफ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह करें, तो आपको 3 नंबर जो बुक है ना, जिसकी ID 3 है, वो आपको लाकर दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, और अब अपनी फाइल को सेव करते हैं, कंट्रोल K और S। तो यहाँ पर जो है वो, देखें लास्ट वाले इमोजी को देखेंगे आप, तो इसने क्या ला कर दिया आपको, एक ऑब्जेक्ट जो कि ID 3 है, वैनिशिंग हाफ है, ऑर्थर, टाइप, प्राइस, सब ला कर दे दिया इसने। चलें, ये भी सही काम कर रहा है, मतलब गेट के ऊपर ये हमारा फैच एपीआई बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। चलें, ये भी हो गया। अब सबमिट एन ऑर्डर, सबमिट एन ऑर्डर हमें करना है। ये है पोस्ट रिक्वेस्ट, और अगर मैं इसको गेट के साथ करूंगा, तो मुझे मिलता है एरर, है ना, मुझे मिलता है एरर। कल हमने ये उसमें भी देखा था, अभी दोबारा याद दिलाता हूँ मैं आपको। देखें, ऑर्डर का एंड पॉइंट उठा लें यहाँ से, और ये कह रहा है कि अलाउ यू टू सबमिट न्यू ऑर्डर रिक्वायर अथेंटिकेशन। तो हम अभी इस लाइन के ऊपर तवज्जो दे ही नहीं रहे, हमने एंड पॉइंट उठाया, और गेट के साथ, यहाँ पर वो कह रहे हैं पोस्ट वाले है, लेकिन हम क्या अप्लाई करेंगे, गेट के साथ। तो आ जाए थंडर क्लाइंट में, थंडर क्लाइंट में गेट पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर बुक की जगह आप एंड पॉइंट क्या लगा दें, ऑर्डर्स, सेंड कर दें। तो ये आपको देता है मिसिंग अथराइजेशन हेडर। ठीक है, मिसिंग अथराइजेशन हेडर। अब यही चीज हम ट्राई करते हैं अपने फैच के साथ। तो यहाँ पर देखें, बुक की आईडी वाला एंड पॉइंट हटाएं, बुक्स वाला एंड पॉइंट हटाएं, यहाँ से आप लगा दें ऑर्डर्स। अब बाय डिफॉल्ट तो ये गेट पर ही होता है ना, तो मुझे चाहिए मिसिंग अनअथराइजेशन वाला एरर, मुझे ये चाहिए। तो ये मुझे फैच लाकर देता है या नहीं, मुझे ये देखना है सबसे पहले, तो बाद में फिर देखेंगे इससे कैसे करते हैं। तो कंट्रोल K S को प्रेस करता हूँ और देखते हैं। देखें मुझे यहाँ पर क्या मिला, मिसिंग अथराइजेशन हेडर।
वाला एरर। चलें, यहाँ तक तो चीज़ें बराबर चल रही हैं। अब एक काम करते हैं, थंडर क्लाइंट पर जाते हैं और इसे पोस्ट रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट में चेंज करके सेंड करते हैं। तो जैसे ही मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट में सेंड किया तो ये कह रहा है मिसिंग अथराइजेशन हेडर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने फेच एपीआई को पोस्ट वाला बनाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये गेट वाला होता है। अब इसको पोस्ट वाला बनाना है, तो देखें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो डाटा को नीचे भेज दें थोड़ा, और ताकि हम इस लाइन पर फोकस कर सकें। तो ये जो फैच है ना, इस फैच के दो हिस्से होते हैं। एक तो ये वाला हिस्सा होता है जो डबल कोट में अपने अंदर यूआरएल रखता है, और दूसरा हिस्सा होता है इसका कॉमा लगाने के बाद। कॉमा लगाया और यहाँ पर लिख दिया एम्प्टी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, मतलब ऑब्जेक्ट वाला करली ब्रैकेट। तो अब ये जो फैच है इसके करली ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एक होता है मेथड, प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी है ये। तो कैसे लिखेंगे, कॉलन करके लिखेंगे। और यहाँ पर ये बता रहा है कि कौन सा वाला मेथड है ये, गेट मेथड। तो हमें कौन सा वाला करना है, पोस्ट। तो यहाँ पर अच्छा कैपिटल से आएगा, यहाँ पर इन्होंने भी कैपिटल से दिया हुआ है ना, तो आप उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो स्पेस मत रखिएगा। मेथड बना दिया पोस्ट। यूआरएल हमारा जो उन्होंने बोला ऑर्डर्स वाले एंड पॉइंट के साथ, वो हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट आएगा मिसिंग अथराइजेशन हेडर, है ना, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें थंडर क्लाइंट के ऊपर भी यही मिला है। अभी इसको मैं सेव कराता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल एस। लास्ट वाले इमोजी को हम देखेंगे। देखेंगे लास्ट वाला जो इमोजी है ना, ये आपको दिखा रहा है मिसिंग अथराइजेशन हेडर। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, दोनों के सिमिलर रिजल्ट है। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि किस तरीके से यहाँ पर मेथड को जोड़ा है इसके साथ। यहाँ पर देखें ना फैच एपीआई में। चलें ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब जो है आगे पढ़ते हैं, और आगे पढ़ते हैं देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अलाउज यू टू सबमिट न्यू ऑर्डर, रिक्वायर अथेंटिकेशन। वो कह रहा है कि भाई हमें अथेंटिकेशन चाहिए। अब ये अथेंटिकेशन जो है आपके पास तो है नहीं, आपको अथराइज होना पड़ेगा। तो अथेंटिकेशन हमने कैसे किया था कल, हम जब नीचे सबसे नीचे यहाँ पर आ जाएंगे तो एपीआई अथेंटिकेशन की एक हेडिंग लगी है। यहाँ पर वो बताता है कि आपको अपने आप को अथराइज कैसे करना है। तो पहले हमें ये वाला स्टेप क्या करना पड़ेगा, फॉलो। उसके बाद फिर हम अपने ऊपर वाले जो हम करना चाह रहे थे उसे हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो एपीआई अथेंटिकेशन जो है, इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये कहता है भाई कि पोस्ट वाला रिक्वेस्ट जो है वो बनाए। मेथड क्या होगा, पोस्ट। तो पोस्ट तो हमारा बना हुआ है पहले ही, देखें यहाँ पर मेथड पोस्ट है। और एंड पॉइंट ये कहता है एपीआई क्लाइंट कर दें, तो ये एंड पॉइंट एपीआई क्लाइंट कर देते हैं। ऑर्डर्स को मिटाकर एपीआई क्लाइंट कर देते हैं, यहाँ पर क्लाइंट्स है वो। और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि द रिक्वेस्ट बॉडी नीड टू बी इन जेसन फॉर्मेट एंड इंक्लूड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो वो कह रहा है कि भाई एक बॉडी के अंदर आपको जेसन के तौर पे आपको लिखना है ये, तो आपको बनाकर देगा वो टोकन, वरना वो आपको नहीं देगा। तो यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं कि इसको तो कॉपी कर लेते हैं। और दो चीज़ों का ख्याल रखना है, बॉडी के अंदर जेसन की शक्ल में ये लिखना है। इसको कॉपी कर लिया मैंने।
तो ये जो आपका मेथड है ना, इस मेथड के नीचे आप आ जाएं। इस मेथड के नीचे आप आ जाएं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो आपने बॉडी का जो वो उनका था वो आपने कॉपी करके रख लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और ऐड होगी मेथड में। मेथड के नीचे मतलब कॉमा लगाया हुआ है मैंने। ये इस ऑब्जेक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी बनाकर लिख रहा हूँ मैं इसे, ये है हेडर। हेडर जो है वो खुद एक जो है ऑब्जेक्ट है। हेडर्स है बेसिकली, ये हेडर नहीं है, हेडर्स है। ये जो हेडर्स है ना, इसके अंदर आप लिखते हैं एक कंटेंट टाइप। और वो जो कंटेंट टाइप है वो ये बताता है फैच को कि भाई ये एक जेसन वाला डेटा है, इसके अंदर इसको जेसन के तौर पर हैंडल करना। ठीक है, इसको जेसन के तौर पर हैंडल करना मतलब उसको फैच को पहले से ये चीज़ बता रहे हैं हम कि जो मेरा कंटेंट टाइप है ना वो जेसन है, तो उसको जेसन की तरह हैंडल कर लेना। ये उसको मैंने बता दिया। अब हेडर के यहाँ जहाँ पर ख़त्म हो रहा है हेडर, वहाँ पर कॉमा लगाकर नीचे आ जाएं, क्योंकि भाई ये वो है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, ये भी प्रॉपर्टी है, हेडर भी प्रॉपर्टी है, तो कॉमा लगाना ज़रूरी है। कॉमा लगाकर नीचे आ गए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने लिखा बॉडी। अब जब आप बॉडी लिखेंगे तो यहाँ पर आप बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, ये जो आपने कॉपी किया था, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर लाकर आपने इसे पेस्ट कर दी यहाँ पर। बल्कि ब्रैकेट तो मेरे पास है ना कॉपी किया हुआ है, इसको खुद नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर बस पेस्ट करना है मुझे। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। एक ही लाइन में कर देता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये जो है ये आपने क्या कर दिया, एक बना दिया। लेकिन मुझे ये समझाएं, क्या ये जेसन के फॉर्म में है? उसने तो बहुत स्ट्रिक्टली आपको बोला कि भाई बॉडी में डाटा भेजना तो जेसन में भेजना। ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। अब ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट किस तरह करते हैं वो मैंने पहले बताया था बहुत पहले, लेकिन अब हम दोबारा कन्वर्जन इसके देखेंगे तो आपको उसका यूज पता चलेगा। तो देखें, इसको मैं पूरे को क्या कर लेता हूँ, कट करके रख लेता हूँ अपने पास। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये आपके चीज़ों को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये एक मेथड है, तो मेथड की तरह इसको राउंड ब्रैकेट देना होता है। और इसके अंदर आप लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। तो ये देखें, एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक है क्लाइंट नेम और एक है क्लाइंट ईमेल। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं पोस्टमैन की जगह, यहाँ पर मैं लिख दूं ताहा लिख देते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं ताहा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अहमद लिखते हैं। मेरे ख्याल है कि किसी ने ये ईमेल यूज़ ना की हो, बस अगर होगी तो फिर नाम चेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि हमने बॉडी किस तरह दी है। इन्होंने बोला मेथड होना चाहिए पोस्ट वाला, हेडर में हमने बता दिया नोट कि भाई ये जो मैं भेज रहा हूँ ना ये जेसन है, इसका कंटेंट टाइप क्या है, जेसन है। और जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर मैंने रखकर बता दिया कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, क्लाइंट नेम क्लाइंट ईमेल। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके मैंने इसको क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग बना दिया। अब जो है ये फैच इसको भेज देते हैं, क्योंकि जो जो मुझे बोला गया था वो सब मैंने इसको दे दिया है। इसकी कन्वर्जन ये वाला जो वेरिएबल है डाटा का रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये इसको रीडेबल बना देगा। कंसोल करके हमें चीज़ें दिखने लग जाएंगी। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई हमें एक्सेस टोकन मिलता है कि नहीं मिलता। तो फाइल में जाएं, कंट्रोल के एस प्रेस करके वेट करें। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक एरर। वो एरर क्या कहता है, एपीआई क्लाइंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ट्राई डिफरेंट ईमेल।
नाम का मसला था, तो नाम हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अ, कर लेते हैं, एलेक्स अहमद कर देते हैं, है ना। ये नाम नहीं होगा किसी का, तो अब जो है ट्राई करते हैं। ईमेल को मैंने क्या कर दिया, ताहिर अहमद से एलेक्स अहमद कर दिया। अब कंट्रोल के और एस प्रेस करता हूँ और अब देखता हूँ। देखें, एक्सेस टोकन मिल गया। रिपीट कर देता हूँ। फैच को आपने बोला कि भाई मेथड है पोस्ट वाला, हेडर में आपने कंटेंट बता दिया कि जेसन की तरह हैंडल कर लेना, इससे ये जेसन है। बॉडी में आपने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी थी, क्लाइंट नेम और क्लाइंट ईमेल, उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया आपने। फिर जो भी फैच का रिटर्न होकर रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर आपने डॉट जेसन का मेथड लगा के उसको रीडेबल बना लिया ताकि आप पढ़ सकें। और जो भी रीडेबल बना डॉट डाटा के वेरिएबल में, उसको सिंपल आपने क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। तो पहले चीज़ घूम कर कहाँ से आई, पहले चीज़ आई इसके अंदर, फिर जो है वो आई इसके अंदर, फिर जो है आपने इसको कंसोल कर दिया, इस तरीके से ये। तो चलें, अब यहाँ पर एक्सेस टोकन हमें मिल गया। देखें, जो एक्सेस टोकन मेरे पास है, सबसे पहले तो इससे यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देते हैं, सबसे ऊपर लाकर यहाँ पर ना एक बनाते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर एक्सेस टोकन पेस्ट करके एक वेरिएबल की शक्ल देते हैं, कॉलन मिटाकर इक्वल कर देते हैं। अब मैंने टोकन क्योंकि जनरेट कर लिया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे आगे का वो काम करना चाहिए जो मैं नहीं कर पा रहा था। आ जाते हैं यहाँ पर, अथेंटिकेशन तो कर ली, टोकन मुझे मिल गया। अब हम चलते हैं वापस अपने सबमिट एंड ऑर्डर पर। यही था ना, उसके ऊपर तो बुक्स को देखने वाला और सिंगल बुक को देखने वाला जो है वो है गेट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर सबमिट एंड ऑर्डर को हमें ये करना है कि पोस्ट यूज करना है, तो मैं पोस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर पोस्ट पहले ही लिखा हुआ है, तो ये बहुत सही है। अब जो है ऑर्डर्स का एंड पॉइंट लगाने हैं, तो यहाँ पर एपीआई क्लाइंट्स को मिटाकर ऑर्डर्स का एंड पॉइंट लगा लेते हैं। और अलाउ यू टू सबमिट अ न्यू ऑर्डर रिक्वायर अथेंटिकेशन, वो कहता है कि भाई हमें अथेंटिकेशन जो है वो चाहिए होगी। तो द रिक्वेस्ट बॉडी नीड टू बी इन जेसन फॉर्मेट, जेसन के फॉर्मेट में आपको बॉडी देनी है। बॉडी का डाटा उठा लेते हैं यहाँ से, ये डाटा बॉडी का है, इसको कॉपी करते हैं और अपनी बॉडी में जाकर जो करली ब्रैकेट है ना, पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर लगाते हैं जो हम कॉपी करके लेकर आए। एक ही लाइन में कर देता हूँ, पढ़ने में इजी रहेगा हमें। ये मैंने एक ही लाइन में जो है वो बुक की आईडी कस्टमर नेम, ये मैंने ऑब्जेक्ट की शक्ल में लिख दिया और उसे जेसन में कन्वर्ट भी कर रही है ना। तो जो उसने बोला कि जेसन में चाहिए, तो बॉडी जेसन में दे दी मैंने। अब और क्या कह रहा है ये, और ये कह रहा है कि ये अथराइजेशन बियरर टोकन चाहिए। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हेडर के अंदर कॉमा के बाद नीचे वाली लाइन में यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। और अथराइजेशन जो है इसको डबल कोट में रखें। उसके बाद ये जो बेरर टोकन है, इस बेरर टोकन को यहाँ से मिटा दें। ठीक है, और यहाँ पर एक्सेस टोकन जो आपने लिखा हुआ है, ये एक्सेस टोकन यहाँ पर लिख दें। लेकिन 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 ये दोनों आते हैं आपके किसमें, डबल कोट के अंदर। तो डबल कोट में लिखूंगा तो वो वेरिएबल के तौर पर तो यूज़ नहीं हो पाएगा, वो तो एक नाम बन जाएगा। तो इसलिए हम बैकटिक लगा लेते हैं, और बैकटिक लगाने के बाद इससे हम करली ब्रैकेट और डॉलर साइन में रख देते हैं। अब ये वेरिएबल की तरह यूज हो जाएगा, बेरर अथराइजेशन। ठीक है, अब हमने लगा इसको दे दिया टोकन, इससे दे दी बॉडी, इससे दे दिया पोस्ट मेथड, इससे दे दिया एंड पॉइंट, सब तो दे दिया इसे। अब हमें क्या चाहिए,
अपने इसको ऑर्डर करना है, बुक को ऑर्डर करना है। तो मैं बुक को ऑर्डर कर रहा हूँ नंबर 5 वाले बुक को। कस्टमर नेम क्या है? कस्टमर नेम है ताहा। ठीक है, कस्टमर नेम ताहा है। अब जो है इसे यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। कंट्रोल के और एस प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट मुझे मिलता है क्रिएटेड, क्रिएट हो चुका है। ऑर्डर आईडी मुझे मिल गई। ये इस ऑर्डर आईडी को आप यूज़ करके, अपने ऑर्डर आईडी को यूज़ करके आप देख सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर सक्सेसफुली हमने पोस्ट मेथड से क्रिएट भी कर लिया। चलें, ये बात भी समझ में आ गई कि क्रिएट कैसे होता है फैच से। अब आगे आ जाते हैं, गेट ऑल ऑर्डर्स। तो गेट में आ जाते हैं वापस, गेट रिक्वेस्ट लगा देते हैं यहाँ पर। मेथड कर दिया गेट, और एंड पॉइंट कर दिया ऑर्डर्स। ऑर्डर्स तो हुआ हुआ है पहले ही। तो ये कह रहे हैं अथेंटिकेशन चाहिए, तो टोकन भी मैंने पहले ही दी हुई है। ये कह रहे हैं ऑर्डर आईडी बता दें, तो ऑर्डर आईडी जो है वो अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं इससे कहता हूँ कि सिंपल वाला ऑर्डर मुझे ला कर दे, तमाम ऑर्डर्स दिखा दे मुझे जो भी मैंने ऑर्डर किए हैं। मैं तो गेट ऑर्डर्स दिखा दो, टोकन मैंने दिया हुआ है। बॉडी की इसको ज़रूरत है नहीं, है ना, बॉडी की डिमांड इसने नहीं की है मुझसे। तो क्या करेंगे, बॉडी को हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं और सेव करते हैं। कंट्रोल के एस, देखते हैं सबसे लास्ट वाली जो इमोजी है यहाँ पर, ये मुझे लाकर दे रहा है कि भाई आपके एक एरे के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही ऑर्डर आपने किया है, जिसकी आईडी ये वाली है और बुक नंबर 5 है, कस्टमर नेम ताहा है, क्रिएट इस टोकन नंबर के ऊपर जनरेट हुआ है, एक क्वांटिटी है, टाइम इस टाइम पर आपने किया है ऑर्डर। तो ये आपको वो लाकर दे रहा है, तमाम जो भी आपने ऑर्डर्स किए हैं। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? चलें ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गेट एन ऑर्डर। अगर आपको कोई ऑर्डर चाहिए ऑर्डर आईडी से, तो ऑर्डर आईडी भी कर लेते हैं। फिर ऑर्डर आईडी यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको कॉपी करें और यहाँ पर ऑर्डर्स के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाएं और ऑर्डर आईडी पेस्ट कर दें। और देखें यहाँ आपको, यहाँ पर जवाब में क्या देते हैं। तो इसको सेव करें, कंट्रोल के एस, यहाँ पर देखें कंपाइलेशन के बाद आपको इसने एरे हटाकर सिंपल एक ऑब्जेक्ट दे दिया। आईडी उसकी ये है, बुक ये है ताहा, और ये सब आपको पूरा सब सब दे दिया इसने जो आपने बोले। चलें आगे देखते हैं। अब डेट एंड ऑर्डर, पैच वाला रिक्वेस्ट जो है मेथड वो बनाए। तो आप आ जाएं इसमें, मेथड को कर दें पैच, और कहता है कि एंड पॉइंट यूज करें ऑर्डर्स। तो हमने ऑर्डर्स लिखा हुआ है पहले ही। कहता है ऑर्डर आईडी को यूज करें, एक ही ऑर्डर किया था उसकी आईडी यहाँ पर पहले ही लिखी हुई है। और कहता है कि अब आप क्या करें, बेयरर टोकन भी हमने पहले ही दिया हुआ है हेडर के अंदर। कहता है ये बॉडी देंगे, ये वाली बॉडी, तो दे देते हैं ये बॉडी। इसको कॉपी करते हैं, इसको क्या पूरा कॉपी करना, अंदर का ये कॉपी करते हैं और अपनी बॉडी को अनकमेंट करके मिटा देते हैं अंदर की चीज़ें, ये रख देते हैं। कस्टमर नेम क्या करते हैं, जॉन। ठीक है, अब ये जो कस्टमर नेम जॉन है, हमारे वाले कस्टमर का नाम क्या था, देखें ताहा नाम है यहाँ पर, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ताहा। इसको जॉन करने में तो सारी चीज़ें तो सेट हैं, बस हम क्या करते हैं कंट्रोल के और एस करते हैं। अब कंपाइलेशन होगी, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स वापस आएगा, और वापस आकर हमें क्या मिला, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द जेसन इनपुट, जेसन पार्स एनोनिमस, और पता नहीं कुछ बोल रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, मेथड पैच है, हेडर है, अथराइजेशन टोकन है, कस्टमर नेम है, यहाँ पर ये है। पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ये कहता है भाई कि आप ना यहाँ पर
The requested body need to be in JSON format and allow you to update following properties. तो ऑर्डर्स आपने लिख दिया, ऑर्डर नंबर आपने लिख दिया, पैच का मेथड आपने लिख दिया, अथराइजेशन बेरर टोकन आपने लिख दिया, कस्टमर नेम आपने जॉन कर दिया। यहाँ पर इसे देना चाहिए था। तो मेथड हेडर, कंटेंट टाइप अथराइजेशन में टोकन है, बॉडी आपने दे दी, बॉडी में आपने जेसन में स्ट्रिंगिफाई करके कन्वर्ट भी कर दिया, ये वाली कन्वर्जन कर दी, console डॉट लॉग और रिटर्न। तो इससे देखते हैं, इसे हम सेव करते हैं, Ctrl+K+S। सर्वर को एक दफ़ा बंद करता हूँ और दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। तो टर्मिनेट करते हैं सर्वर को, क्लियर करते हैं, और यहाँ पर npm run dev करते हैं दोबारा से। इसके क्लिक करते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना, कि ये जो आपके इसको गेट करके नहीं दे रहे लाके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये करेंगे कि प्रॉब्लम को समझेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने यहाँ पर ये कंसोल किया है, तो ये कंसोल हमें टर्मिनल में नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब किसी एक लाइन में यहाँ पर वो प्रॉब्लम उसको आ रही है, और वो प्रॉब्लम जो है वो उसको लेकर वहीं पर ही रुक गया, आगे वाली लाइनों को दिखा ही नहीं रहा मुझे टर्मिनल में। तो जो भी चीज़ जो भी चीज़ एरर दे सकती है, उसको हम रखते हैं अपने ट्राई के अंदर। और जो एरर आता है उससे हम रखते हैं अपने कैच के अंदर। तो ये जो पूरी एपीआई कॉलिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने यहाँ पर लगाई है, जिसमें फैच का मेथड है, फिर जेसन की कन्वर्जन है, डाटा वाला वेरिएबल है, फिर कंसोल है, ये तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। इन तीन चीज़ों को आप रखें ट्राई के अंदर। और ट्राई के बाद एक चीज़ और लगती है, उसका नाम है कैच। कैच जो है वो एक खुद से ले लेता है पैरामीटर, और पैरामीटर लेकर ये क्या करता है, जो भी एरर आते हैं वो इस पैरामीटर में इसको रिसीव हो जाते हैं और वो हमें दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं console डॉट एरर, console डॉट लॉग, कुछ भी। तो यहाँ पर हम लॉग कर लेते हैं सिंपल, console डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिख लेंगे एरर। तो जो भी एरर है वो हमें दिखा दे, और इससे पहले लिख कर दिखाए, ताकि निशानी के तौर पे हमें याद रहे कि दिस इज माई एरर। और एक इमोजी भी डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि रेड वाली इमोजी से हमें ये बात पता चलेगी कि हाँ ये जो है एरर है, हमने ये लिखा है, इस कंसोल से आ रहा है ये। ठीक है, तो हमने ये तो बना लिया। अब यहाँ पर जो चीज़ें रखी थी वो इसमें डाल देते हैं ट्राई के अंदर। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आ जाए। तो तीन चीज़ें रखी हैं, एक है आपका ये पूरा फैच मेथड, एक है ये वाला डाटा, और एक है ये कंसोल। अब जो एरर आएगा वो एरर हमें यहाँ पर वो हैंडल करके दिखाएगा कि एरर क्या है।
तो चलें देखते हैं उसके बाद जो है ना अभी। एरर हैंडलिंग का पहला पार्ट तो ये है कि जिस चीज़ में एरर आने की चांसेस हैं उसको आप ट्राई के अंदर रख देंगे, और एक कैच भी बनाएंगे उसके साथ कि अगर इसके किसी भी लाइन में एरर आ जाता है तो वो कैच क्या करता है अपने अंदर पैरामीटर उसको हम दे देते हैं, वो खुद ही काम करता है। इसके पैरामीटर में वो एरर रिसीव हो जाती है इसे, और console डॉट लॉग में वो एरर हमें दिखा देता है। तो ये ट्राई और कैच जो है इससे देखते हैं कि यहाँ पर इसका क्या फ़ायदा है हमें। तो कंट्रोल के और कंट्रोल एस। तो देखें यहाँ पर ना इसने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने तो दिया। पहले वाला जो मसला आ रहा था उससे तो हम आगे निकले। सबसे पहले तो इसने बोला कि दिस इज माय एरर, ठीक है, सिंटेक्स एरर है ये, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट, और एट जेसन पार्स। और यहाँ पर जो ये लिख कर दे रहा है उसके अंदर फिर इसने बताया कि भाई डाटा की कन्वर्जन आप कर रहे हो, console डॉट लॉग आप कराना चाह रहे हो, तो ये इसने आपके प्रोग्राम को यहाँ पर दे दिया आगे बढ़ा के। तो एरर हैंडलिंग का ये पहला पार्ट आपको समझ में आया कि ये ट्राई कैच में किस तरीके से चीज़ें रखनी है। एक आपको जो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि क्या कर सके, एरर दे सके, जो कि एरर दे सके उसे आपको रखना है ट्राई के अंदर। और एक कैच भी होता है ट्राई के साथ, वो अपने पैरामीटर में आपको एरर लाकर दे देता है। तो ये चीज़ आपको समझ आई यहाँ पर, ये क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें ना हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। वो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। अभी हो सकता है ये चीज़ आपको परेशान करे कि एक एक्स्ट्रा लेयर और क्या डाल दी इसमें। देखें ट्राई को अगर मैं यहाँ से ट्राई को बंद करूँ तो आप देखेंगे ट्राई के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ट्राई को ओपन कर देते हैं, ट्राई के अंदर क्या क्या है, एक रिस्पॉन्स है, एक उसकी रीडेबल बनाने वाला वो है, और एक कंसोल है। ठीक है, ये इन तीनों को कमेंट दे देता हूं ताकि आप कमेंट से इन तीनों को याद रखें। ये क्या है, ये है रीडेबल बनाना, और ये क्या है, कंसोल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज़ और यहाँ पर लिखनी है, और वो है रिस्पॉन्स नॉट ओके। ठीक है, तो रिस्पॉन्स नॉट ओके जो है ना, इसको यहाँ पर हम लिखते हैं। इसको किस तरीके से लिखते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे इफ। इफ के अंदर आप यहाँ पे बताएंगे कि जो रिस्पॉन्स क्या है, असल में रिस्पॉन्स ये वेरिएबल है जिसके अंदर फैच आ रहा है। ये पूरा फैच जो है वो रिटर्न कर रहा है कुछ, तो रिटर्न कर रहा है तो उसके अंदर कुछ ओके का भी कुछ होता है जो वो लेकर आता है। ओके नॉट ओके ऐसे करके ना, ओके के नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो रिस्पॉन्स को ही हम यहाँ पर इफ के अंदर यही कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स अगर ओके है नहीं के साथ, रिस्पॉन्स अगर ओके है नहीं के साथ, मतलब इसको हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि रिस्पॉन्स अगर ओके नहीं है, या इसको ऐसे भी पढ़ लें आप कि रिस्पॉन्स ओके के मतलब होता है ट्रू, और इस ट्रू को ये क्या बना देगा, सॉरी, यहाँ पर अगर रिस्पॉन्स ओके है और वो ट्रू है तो इसको ये फॉल्स बना देगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो वो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। तो वो उस फॉल्स को क्या बना देगा, ट्रू। तो जब भी इसमें मसला आएगा तो ये रिस्पॉन्स ओके फॉल्स होगा, तो ये इसको ट्रू बना देगा। और इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो हमारे एरर हैंडलिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखें,
यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये भी आपने टाइप स्क्रिप्ट में ही पढ़ी थी, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं थ्रो। ये हमारा अपना बनाया हुआ एरर होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं थ्रो न्यू एरर। और थ्रो न्यू एरर जो है, इसके अंदर भी आप दो हिस्सों में ये चीज़ें बता सकते हैं। एक जो है आप बता दें अपना मैसेज देके, कि जैसे कि आप यहाँ पर लिख दें समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पर आप लिख दें रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब ये स्टेटस क्या है, ये भी आपको रिटर्न होता है जब फैच, तो ओके भी इस रिस्पॉन्स में होता है, स्टेटस भी इसके अंदर होता है, जेसन का ये वाला मेथड भी इसके अंदर होता है। आपको दिखाऊं मैं, ये सब होता है। अगर आप कह रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है ये, तो मुझे सिर्फ इसको मिटा के ना, यहाँ पर मिटा के जेसन को, और सजेशन ओपन करना पड़ेगा। तो देखें, जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें क्या क्या मिलता है, बाइट, क्लोन, जेसन, ओके, स्टेटस, सब तो यहाँ पर है लिखा हुआ। ये यही सब यूज कर रहा हूँ मैं। तो जेसन को वापस कंट्रोल जेड करके ले आते हैं। तो अब समझ आया ना, ये एक लेयर क्यों ऐड की है। ये एक लेयर क्यों ऐड की है, क्योंकि देखें कभी कभी क्या होता है कि अगर फैच गया लेकर आपकी रिक्वेस्ट, और वापस लेकर आया वो कुछ भी नहीं, तो उस सूरत में 200 स्टेटस कोड होता है ओके का। आपको वो बोल रहा है कि भाई सब सही है, 200 के रिक्वेस्ट में लेकर मैं कुछ भी नहीं आया, तो वहां पर फिर ये वाली चीज जो है वो आपके काम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ट्राई के अंदर भी आपने एक लेयर और ऐड कर दी, कि अगर रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता कुछ भी, तब मुझे यहां से भी एरर दे देना, ट्राई के अंदर से भी, कि समथिंग वेंट रॉन्ग। और अगर वो लेकर ही नहीं आता, एरर लेकर आता है, समझ लें, अगर दो कंडीशन अलग अलग बता रहा हूं मैं, एक कंडीशन में तो वो डाटा लेकर नहीं आता, लेकिन 200 स्टेटस कोड के साथ कहता है कि सब ठीक है, लेकर कुछ भी नहीं आया मैं, तो वो ये संभाल लेगा। और एक कहता है कि ठीक कुछ भी नहीं है, वो एक एरर है, तो वो एरर ट्राई के अंदर तो हैंडल नहीं होगा, वो सीधा कैच हैंडल करेगा उसको। तो इसमें आप, जो मैंने अभी बोला है, इसमें आप कितने कंफ्यूज हैं मुझे ये बताएं। तो देखें यहाँ पर आपको, यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि किस तरीके से यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर मैंने रैप कर दिया आपके कोड को। तो आपको एपीआई कॉलिंग वाला कोड, रीडेबल बनाने वाला कोड, कंसोल कराने वाला कोड, और जो यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स नॉट ओके वाला जो कोड है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये लिखने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ गई क्योंकि यहाँ पर मुझे, मैं अगर नहीं लिखता इसे, तो फिर क्या होता है कि वो अ, अगर कोई ऐसा रिस्पॉन्स आता है जो कि 200 स्टेटस कोड के साथ आए, लेकिन वो लेकर रिस्पॉन्स में कुछ भी ना आए, तो रिस्पॉन्स के ओके में कुछ भी ना लेकर आए, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि रिस्पॉन्स के ओके में तो कुछ भी नहीं आया, और यहाँ पर जो है वो हमें, अगर इस कंडीशन में रिस्पॉन्स ओके जो है वो ना मिले, तो फिर वो एक एरर थ्रो कर दे, समथिंग वेंट रॉन्ग के नाम से। ये रिस्पॉन्स ओके दिखता कैसा है, क्या होता है, ये भी हम देख लेंगे, कि इसके अंदर कैसे चीज़ें आती हैं, ये भी हम देख लेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी अगर देखना चाहते हैं, तो मैं इसके अंदर एक लेयर और ऐड नहीं करना चाह रहा। मैं अभी 2 मिनट बाद जो है ना, जब गेट रिक्वेस्ट, अगर ये रिक्वेस्ट हम इसके एरर को सॉल्व कर लेते हैं और गेट रिक्वेस्ट जब हम करेंगे, तब हम ओके को भी देख लेंगे कि इसके अंदर आता क्या है ऐसा, कि जिसके बिहाफ पर हमने एक इफ कंडीशन लिखकर एरर को कंट्रोल किया, इसके अंदर ऐसा क्या आता है। ठीक है, वो भी देख लेंगे हम। तो अभी फिलहाल क्या है, हम चलते हैं आगे, और आगे चलकर यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि इसे हम कैसे हैंडल करेंगे। सेव करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, दिस इज माय एरर से देखते हैं, क्योंकि पहला वाला जो कंसोल है वो येलो वाला है। ठीक है, तो येलो वाला जो कंसोल है वो कहता है यहाँ पर ये मसला है, और ये कहता है दिस इज एरर, सिंटेक्स एरर है इसमें, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट।
देखें यहाँ पर जो हमने इसको फैच किया है, तो फैच करके हमने इससे क्या बोला कि एक मेरे नाम को चेंज करके दो। ठीक है, तो मैंने जब इससे बोला नाम को चेंज करके दो, तो अपडेट वाला मेथड मुझे यूज़ करना था। ये था पैच, जो जिसमें हमने एरर फेस किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैच यहाँ पर है, और वो कहता है कि भाई ऑर्डर्स आप लगा दें, तो ऑर्डर्स हमने लगा दिया। ऑर्डर्स के बाद वो कहता है कि ऑर्डर आईडी मुझे दे दें, तो ऑर्डर आईडी भी हमने यहाँ पर ये वाली यूज़ की थी। ऑर्डर आईडी को भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑर्डर्स के बाद। अब इस ऑर्डर आईडी के ऊपर पैच का जो मेथड है वो इस तरह डिज़ाइन हुआ है। वो कहता है कि भाई मुझे बॉडी नहीं चाहिए, तो हमने बॉडी कमेंट कर दी। ठीक है, ये जो मेथड है ना फैच का, ये क्या कर रहा है, इनकी एपीआई इस तरह डिज़ाइन हुई हुई है कि अगर आपको चेंज करना है किसी कस्टमर के नाम को, और ये कह रहे हैं, ये अपनी इसमें कह भी रहे हैं कि भाई ये आपको ना, कहाँ पर कह रहे हैं ये, द रिक्वेस्ट बॉडी नीड टू बी जेसन फॉर्मेट अलाउ यू टू अपडेट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो आपको ना ये क्या करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको अपडेट करने देता है, जिसमें से आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के नाम को अपडेट कर सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो कस्टमर का जो नाम है वो बॉडी के अंदर है, जाहिर है, इस बॉडी को अनकमेंट कर लेते हैं। इसको मैंने क्या बोला कि भाई कस्टमर नेम रख दो। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नाम रखता हूँ जो यूनिक हो, जैसे कि ABCXYZ, ये नाम है कस्टमर का। अब जो है, ये जो फैच है, इस फैच का काम क्या हो गया कि ये मेरे इस आईडी नंबर के ऊपर कस्टमर के नेम को ABCXYZ कर दे। ठीक है, ये नाम मैंने पहले यूज नहीं किया। ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है पैच की जो, अच्छा देखें, तो यहाँ पर हम, आपको कहाँ तक बात समझ में आई? आपको ये बात समझ में आई कि भाई हमने एक बुक को ऑर्डर किया था, लेकिन उसके कस्टमर के नाम को हमने क्या कर दिया, गलत रख दिया था। तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये करने लगे हैं कि उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको अपडेट करना है ना नाम को कस्टमर के, तो आप इस तरह करें कि आप यहाँ पर क्या कर दें, एक मेथड बनाएं पैच का, अपने ऑर्डर आईडी को लिखें, एंड पॉइंट भी ऑर्डर्स लगाएं और अपने ऑर्डर आईडी को लिखें। मेथड होना चाहिए पैच का। बॉडी में आप क्या भेजेंगे, कस्टमर नेम, और मैंने नाम एक अलग से रख दिया, ABCXYZ नाम कर दो। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये नाम हुआ है भी या नहीं हुआ है। अब नीचे के जो कोड है वो तो आपको पता ही है, ये रीडेबल बनाने वाला कोड है, ये कंसोल कराने वाला कोड है। ये जो है, ये हमने लगाया कि भाई रिस्पॉन्स जो है वो आता है या नहीं आता। ठीक है, अब आप समझिएगा बात को। यहाँ पर जो ये पैच रिक्वेस्ट है ना, ये पैच रिक्वेस्ट, इसको अगर मैं आपको करके दिखाऊं थंडर क्लाइंट के ऊपर, तो यहाँ पर भी पैच है, यहाँ पर भी ऑर्डर आईडी हमने डाली हुई है। कस्टमर नेम को मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं अच्छा, अथेंटिकेशन टोकन भी यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं, डली हुई हैं। यहाँ पर मैं पहले चेंज कर रहा हूँ नाम आपको दिखाने के लिए, तो सेंड कर रहा हूँ मैं। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ यहाँ पर, तो वो कहता है 204 नो कंटेंट। ग्रीन कलर से 204 आने का मतलब क्या है, आपका, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हुई है। और रिस्पॉन्स में क्या आया, कुछ भी नहीं आया। ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है। ये जो पैच रिक्वेस्ट आपने की है, ये डिजाइन इस तरह हुआ है कि रिस्पॉन्स में कुछ ना मिले, और आपको स्टेटस कोड से वो बता दे कि आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से 204 नो कंटेंट लिखा है, मतलब आपका काम हो गया, लेकिन रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिला। ये वाली चीज जो है, इसको हम एरर समझ बैठे कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एरर नहीं था। तो यहाँ पर कैसे था कि आपने यही सारी चीजें की हैं। दोबारा से करते हैं, देखें, फैच का मेथड लगाया, उसको आपने एंड पॉइंट दिया, उसको आपने ऑर्डर आईडी दी, उसको आपने मेथड बताया, पैच का मेथड है। फिर टोकन नंबर आपने दिया, बॉडी बनाकर दी, कस्टमर नेम को क्या कर दो, ABCXYZ। अभी मैं दिखाऊं आपको कस्टमर का नाम क्या है।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टमर का नाम क्या है। इसको मैं करता हूँ गेट रिक्वेस्ट ऑर्डर आईडी के ऊपर दिखाओ कस्टमर का नाम क्या है। ये देखें क्या दिखाता है, ये कस्टमर नेम, बहुत सारे ए जो हमने लिखे हुए हैं। याद रखिएगा इसको, मैं ABCXYZ करने वाला हूँ अपने फैच मेथड से। ठीक है, इसका ये रिजल्ट यहाँ पर ही खोल के रखते हैं और अपने आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब मसला ये है कि ये एक कंडीशन आपके सामने ऐसी बन गई ना कि भाई ये आपकी रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुल भेज रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स में कुछ भी लाकर नहीं दे रहे। और ये एरर नहीं है, ये इसको ये एरर समझ बैठा। तो तभी क्या करता है ये कैच वाले में भेज देता है। और कैच वाले में भेजने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको दिस इज माई एरर के उसमें ये दिखा रहे। इसको जरा हम टर्मिनल को समझते हैं ओपन करके। मैं आपको ये बहुत सही तरीके से बताता हूँ, देखें। आपको इसका फ्लो समझ में आ जाएगा अभी। तो देखें आपको इसने यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर इसने आपको डाटा दिया। और डाटा के बाद जो है यहाँ पर ट्रिपल A इसने बता दिया कि भाई ये जो है ना ये चीज़ आपके पास यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं। हम इसमें यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जो कस्टमर नेम है मेरा, कस्टमर नेम, इस कस्टमर नेम को क्या करो, ABCXYZ कर दो। इस ऑर्डर आईडी नंबर के ऊपर पैच का मेथड है ये, एंड पॉइंट ये वाला है, टोकन लगा हुआ है, यहाँ पर कस्टमर आईडी भी है, डाटा ये हमें कंसोल करके दिखाता है, और ये एरर है और ये भी हमारा एरर है। ठीक है, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं सेव, Ctrl+K और S करते हैं, कंपाइलेशन स्टार्ट हो रही है। देखें यहाँ पर मिला एरर। इसके फ्लो को अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले क्या आया, दिस इज माई एरर। तो ये जो दिस इज माई एरर है ये रेड वाले इमोजी के साथ आया। तो रेड वाला इमोजी लिखा कहाँ पर है, कैच के अंदर है। console.log में बता रहे हैं कि ये एरर है। अब एरर अपने अंदर बता रहे हैं कि एरर आना शुरू कहाँ से हुआ है। तो एरर आना शुरू कहाँ से हुआ है, कॉन्स्ट डाटा जेसन में कन्वर्ट कर दो, लाइन नंबर 16 में जेसन में कन्वर्ट कर दो, ये है एरर की जगह। अब आ जाए लाइन नंबर 16 में। अब देखें जब आप एक ऐसे पैच मेथड को कॉल कर रहे हैं जो बदले में आपको कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं है, तो खाली चीज को जब आप जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई कैसे कन्वर्ट करूं, रिस्पॉन्स के अंदर तो कुछ आया ही नहीं है। जब आता तो फिर वो कन्वर्जन करता। तो इस चीज को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, आप इस चीज का यूज करते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है रेस्पॉन्स नॉट ओके का, इसको आप यहां से कट करें। जो इसका सही तरीका है ना लिखने का, वो है यहां पर, इस जगह पर, ताकि क्या हो, फैच का मेथड चले। इफ की कंडीशन पहले चेक करे कि रिस्पॉन्स अगर ओके है, नहीं के साथ मतलब अगर ओके नहीं है तो एरर थ्रो कर दे। और एरर को हम लिख देते हैं क्या, समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं लिखते, हम यहाँ पर लिखते हैं रिस्पॉन्स इज एम्प्टी लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा क्या, ये मेरा बन जाएगा एक रिस्पॉन्स खाली, अगर रिस्पॉन्स आता है उसको कंट्रोल करने वाला, ये बन जाएगा मेरा एरर। ठीक है, मेरे प्रोग्राम को भी नहीं खराब करेगा और मुझे इन्फॉर्म कर देगा कि भाई रिस्पॉन्स इज एम्प्टी है। ठीक है, उसके अंदर जो भी लिखकर भेजना है वो लिखकर भेज दो। फिर जब यहाँ पर एरर थ्रो हो जाएगा तो फिर आगे की चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से। तो ये इसका फ्लो अभी आपने देखा। ठीक है, इसको टेस्ट भी करते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कस्टमर नेम कर दिया ABC
और यहाँ पर हमने इसे ऊपर कर दिया, और उसके बाद जो है आप इसे यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं नीचे इसके। अब जो है यहाँ पर कैच, आपका सवाल ये है कि भाई इसे ऊपर क्यों किया है। तो इसका सॉल्यूशन, इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जब भी मैंने आपको ये बात बताई कि वो जेसन रिस्पॉन्स में कुछ मिल नहीं रहा, तो वो कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है, ये वाला मेथड चला नहीं पा रहे, इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। और वो एरर आपको कैच में डालकर देता है, कैच बता देता है कि इस लाइन में एरर आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका एक आसान सॉल्यूशन मेरे पास है। वो सॉल्यूशन ये है कि आप इस पूरे ट्राई और कैच को एक फंक्शन के अंदर रख दें, और यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर रिटर्न कर दें इससे, कि अगर रिस्पॉन्स जो है वो खाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे रिटर्न करके फंक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। तो वो हाथ के हाथ क्या करेगा, वो कैच में तो नहीं जाएगा, वो ऐसे ही देख लेगा कि रिस्पॉन्स अगर कुछ नहीं आया तो रिस्पॉन्स इज एम्प्टी लिखकर आपको बाहर निकाल देगा। एक इसका ये सॉल्यूशन भी है, लेकिन अभी हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते, उलझते नहीं है। यहाँ पर ट्राई कैच इतना ही हमें समझ आया है कि भाई पैच वाला जो है ना, वो हमने सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से की है, बॉडी भी हमने लिख दी ABCXYZ, ये हमने चलाकर देख लिया है। इसको एक दफ़ा और मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ, और फिर हम गेट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो मैं इसे सेव करता हूँ, कंपाइलेशन हो रही है। कंपाइलेशन के बाद हमें ये मिलता है। उसके बाद जो है, जाहिर है रिस्पॉन्स में कुछ आया नहीं है, तो जेसन में कन्वर्जन नहीं होगी, इसी का एरर आ रही है। हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आते हैं और अपने इससे गेट करते हैं, और गेट करके इस इसी ऑर्डर आईडी के ऊपर हमें चीज़ें देखनी है। बस ये कहता है कि बॉडी ना भेजें साथ में गेट करते टाइम, तो बॉडी को कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं और इससे देखते हैं सेव करा के कि हमें क्या मिलता है। तो गेट के ऊपर देखें, कस्टमर नेम जो है वो इसने चेंज कर लिया, ABCXYZ इसने कर दिया। बुक ID 5, और जो भी आपकी आईडी थी वो तो सक्सेसफुली ये हो चुका है। एरर क्यों आ रहा था, आपको ये बात भी समझ आ गई कि रिस्पॉन्स में कुछ आया नहीं, तो जेसन कन्वर्जन नहीं कर पा रहा था, खाली खाली रिस्पॉन्स है, तो उसकी कन्वर्जन जेसन में वो कर नहीं पा रहे, इसलिए वो एरर बन गया। तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन फिर इसे पूरे फंक्शन में रखना पड़ेगा, रिटर्न कराना पड़ेगा, अभी हम उसके चक्कर में नहीं जा रहे। अभी हम इसको सिंपल ही रख रहे हैं। तो हमने क्या सीखा एरर हैंडलिंग के अंदर, कि ट्राई कैच के अंदर किस तरह रखते हैं। ट्राई के अंदर आप वो डाटा रख देते हैं जो आपको पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसकी एरर आने की, जिसमें आप वो या API कॉल कराने वाला पूरा डाटा ट्राई कैच ट्राई में रख देते हैं, और कैच बना देते हैं कि उसके नीचे, जिसमें आप लिख देते हैं एरर console.error, भी कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पर console.log भी देखेंगे आप यहाँ पर। तो दोनों का काम ये होता है एरर को हैंडल करना, और आपके प्रोग्राम को बंद ना करे, रोके ना, एरर दिखा दे और प्रोग्राम चलता रहे। तो ये ट्राई कैच में रखने का फायदा होता है एरर हैंडलिंग से। अब तो आगे हम चल सकते हैं, मेरे ख्याल है कि अब सिर्फ डिलीट करना बाकी है। तो अपडेट भी कर लिया हमने, नाम यहाँ पर कह रहे थे कस्टमर के नाम को अपडेट कर पाते हैं अब, तो अब बिल्कुल हम कर पा रहे हैं। उसके बाद डिलीट एन ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर करके हम देखते हैं कि डिलीट वाला किस तरह यहाँ पर मेथड चलता है। तो हम आते हैं मेथड में, यहाँ पर डिलीट लिख देते हैं, और डिलीट करने के बाद वो कहता है एंड पॉइंट में ऑर्डर और ऑर्डर आईडी लिखें। तो लिखा है, पहले ही लिखा है ऑर्डर्स लिखा है, ऑर्डर आईडी भी यहाँ पर है। बॉडी उसे चाहिए नहीं, तो बॉडी पहले ही कमेंट हुई हुई है, और टोकन भी उसे यहाँ पर मिला हुआ है। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ सेव कराना है और देखना है गेट करके कि हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर Ctrl+K और S करके सेव कराते हैं, और यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। तो देखें, आप सिमिलर एरर मिला आपको यहाँ पर, क्या मिला कि भाई रिस्पॉन्स में तो कुछ नहीं आया, रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आया, जेसन उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, ये एरर है। तो ये इसको आप समझते हैं कि हाँ ये एरर नहीं है, बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा उसने। जब रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा तो इसीलिए जेसन जो है वो रिस्पॉन्स खाली है, और जेसन उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ये यहाँ पर हमें इस तरह शो कर रहे हैं। तो इसे
हम देखते हैं गेट करके कि भाई ये गेट करने पर मुझे क्या देता है। अब इसको सिंपल हम करेंगे गेट। ये ऑर्डर आईडी तो है नहीं क्योंकि ये डिलीट हो गई है ना। तो इस ऑर्डर आईडी को यहाँ पर लिखे रहने देते हैं और गेट करने की कोशिश करते हैं इसे। देखते हैं कि हमें वो क्या ला कर देता है। तो इसे सेव करता हूँ मैं। और वो हमें ये ला कर देता है क्या, ये ऑर्डर आईडी, मतलब ये डिलीट इसने नहीं किया है। इसने डिलीट नहीं किया है। ओके। ये किस तरह बता रहे हैं, इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। Delete an existing order, require authentication, the request body need to be empty। ठीक है, जैसा कह रहे हैं वैसे ही चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, गेट को एक यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। मेथड डिलीट है। और जो बॉडी है उसे एम्प्टी रख देते हैं। मेथड डिलीट है। यहाँ पर अथेंटिकेशन हमने दे दिया और यहाँ पर भी सारी चीज़ें सही हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर सेव करते हैं इसे। रिस्पॉन्स इज एम्प्टी, ये वाला, ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन यहाँ पर कह रहे कि रिस्पॉन्स इज एम्प्टी। ठीक है, तो गेट करके देखते हैं कि सक्सेसफुली गेट हुआ है या नहीं हुआ है। गेट, और यहाँ पर इसे मिटाते हैं, ऑर्डर्स को देखते हैं सिर्फ। जितने भी मेरे ऑर्डर्स हैं ना, वो तमाम ऑर्डर्स मुझे दिखाए। बॉडी हमें यहाँ पर देनी नहीं है। तो ट्राई करते हैं यहाँ पर इसे। ये रिजल्ट यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स के हिसाब से नहीं दे रहे। हाँ, दे तो रहे क्योंकि ये एरे में दिखा रहा है मुझे। ये एरे में मुझे दिखा रहा है इस तरीके से। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। आईडी को कॉपी करता हूँ मैं। और ट्रिपल ए, अच्छा। अ, यहाँ पर ट्रिपल ए क्यों दिखा रहा है, मैंने इसे ABCXYZ कर दिया था ना। तो मेरे ख्याल से मैंने कहीं दो एक जैसे ऑर्डर तो क्रिएट नहीं कर दिए। क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम कस्टमर नेम हमने इसको रखा है ABCXYZ। यहाँ पर ये ट्रिपल ए दिखाता है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा लग रहा है मुझे कि एक ऑर्डर ये इस नाम से भी क्रिएट हो गया अलग से। एक काम करते हैं, इसकी ऑर्डर आईडी से इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर आईडी से इसे डिलीट करके देखते हैं। तो ऑर्डर आईडी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसके बाद मैं पेस्ट करता हूँ। और मे भी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा ही शायद है। तो यहाँ पर डिलीट करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे गेट करता हूँ।
देखें, अब ये जो भी एरर वेरर जितने हमारे हमने फेस किए हैं ना, इसको हम एक छोटा सा ओवरव्यू करके इसको समझते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास गेट रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अपने तमाम ऑर्डर्स को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो मुझे दिखाता है कि आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे चलाकर अपने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। ये भी हमारे सर्वर को दोबारा रन करवा देते हैं। देखें, ये देखें, ये यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास एम्प्टी है, कुछ भी आपके पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बनाना है और डिलीट करना है। डिलीट में हमें परेशानी हो रही थी, तो हम बनाएंगे और डिलीट करेंगे। तो बनाने के लिए आ जाते हैं और इसमें इनके एपीआई के ऊपर सबमिट एन ऑर्डर कहता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट करें। तो यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर देते हैं। ये कहता है कि ऑर्डर्स होना चाहिए, एंड पॉइंट ऑर्डर्स है। फिर ये कहता है कि रिक्वायर्ड अथेंटिकेशन, तो हमने टोकन भी लगाई हुई है। ये कहता है बॉडी के अंदर इस तरह आप लिख कर हमें दें। तो बॉडी ओपन करते हैं बॉडी को, और यहाँ पर जेसन स्ट्रिंगिफाई लगाते हैं, और जेसन स्ट्रिंगिफाई के अंदर ये पेस्ट कर देते हैं। तो अब जो है यहाँ पर ये हमने बुक नंबर 1, तो बुक नंबर मैं 6 कर देता हूँ। और नाम जो है वो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेट कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉल से लिख देते हैं सेट। अब ये जो मैंने इस टोकन नंबर के ऊपर सेट के नाम से 6 नंबर की बुक मंगवाई है, जिसके आईडी 6 है, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसको क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर सेव करता हूँ मैं इसे, Ctrl+K+S। कंपाइलेशन हो रही है, कंपाइलेशन के बाद क्रिएटेड, इन्होंने रिस्पांस दिया कि भाई आईडी क्रिएट हो गई है, एक आईडी आपको ये मिलती है। ठीक है, समझ गया मैं। अब मैं देखना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, इसे गेट करूँगा और ऑर्डर्स मुझे दिखाएंगे। टोकन नंबर यहाँ पर डला हुआ है। बॉडी कहते हैं कि बॉडी ना भेजें, तो बॉडी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वो मुझे क्या देता है। Ctrl+K+S करके सेव करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर अपडेट करके नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं जाऊंगा अपने इसमें थंडर क्लाइंट में। थंडर क्लाइंट के ऊपर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, गेट। देखें, सिड के नाम से इसने बना दिया, ये दिखा रहा है आपको, कस्टमर नेम सिड, 6 नंबर की बुक। ठीक है, अब जो है यहाँ पर वापस आते हैं अपने सर्वर पर। इसको कहते हैं कि भाई दोबारा सेव करता हूँ मैं, Ctrl+K+S। और अपने यहाँ से पेज, ये जो मेरा पेज चल रहा है ना यहाँ पर लोकल होस्ट 3000, इसे रिफ्रेश करता हूँ ताकि कंपोनेंट री रेंडर हो। अब देखते हैं, तो कंपोनेंट री रेंडर बिल्कुल हुआ, और उसने अब मुझे दिखाया ये बुक नंबर्स आईडी जिसकी 6 है, सेट के नाम से एक एरे के अंदर एक आपका ऑर्डर जो है वो है यहाँ पर मौजूद है ऑब्जेक्ट की शक्ल में। अब आपको ये करना है कि इसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर डिलीट लगाएं, और ऑर्डर आईडी आपको देनी पड़ेगी। तो ऑर्डर आईडी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी दे दी हमने, ऑर्डर का एंड पॉइंट दे दिया, डिलीट मेथड दे दिया, बॉडी ये यहाँ पर भी मना करता है, हेडर्स आपने दे दिया। अब ये जो आपने कोड लिखा है ना कन्वर्जन कर, भाई देखें रिस्पांस तो आने नहीं वाला। जब रिस्पांस आएगा ही नहीं, तो फिर हमें इस कोड की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसको हम हटा देते हैं ताकि ये एरर बनकर ना आ जाए। अब क्या करना है, पहले तो इसको सेव करें, कर लिया सेव। अब जाकर यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश कर लें ताकि कंपोनेंट आपका री रेंडर हो जाए। तो वेट करते हैं, हो गया। 200 के दो दो रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गए सारे। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर डिलीट होकर मिलता है या नहीं मिलता। तो इससे क्या करते हैं, गेट गेट किया, ऑर्डर आईडी को भी हटा देते हैं, बोलते हैं कि जितने भी मेरे ऑर्डर्स हैं वो सब दिखाए। और सारी चीज़ें ठीक हैं, बस यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने उससे वापस लगा देना है जो जेसन है मेरा। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ।
और अब यहाँ पर आकर इसे मैं पहले तो सेव कराता हूँ, फिर अपने कंपोनेंट को री रेंडर करता हूँ, और फिर यहाँ पर वेट करता हूँ। देखिए ये पुराना दे रहा था, ये जो दिखा रहा था ना, जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे थे कि क्यों दिखा रहा है डिलीट करने के बाद, ये कंपोनेंट री रेंडर नहीं हुआ था हमारा, पुराना ही दिखा रहा था हमें, ये असल में हमारा री रेंडर होकर हमें दिखा रहा है कि एम्प्टी है। तो आपने एक क्रिएट किया, आपने देखा, फिर आपने डिलीट किया, फिर आपने देखा। तो ये जो है आपके सामने इस तरीके से, इसमें आपने क्या क्या देखा कि मेथड्स किस तरह चेंज करते हैं। हेडर्स के अंदर आप बताते हैं कि भाई ये जेसन की फॉर्म में है, जो है बॉडी आ रही है। आप ये बताते हैं कि अथराइजेशन टोकन क्या है, किस तरीके से है, कन्वर्जन कहाँ करनी है नहीं करनी, वो भी आपने इसमें बताया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन एपीआईज को रखते कैसे हैं। इन एपीआईज को रखते किस तरह हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, आप यहाँ पर आए SRC के फोल्डर में। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपको इसमें से क्या चीज़ें देखें, अब हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से अलग अलग मेथड्स के साथ जो है हम इसे फैच को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब अपने कंपोनेंट में ना, मैंने तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रख कर किया है। अब जब स्केलेबल अपने प्रोजेक्ट में काम करेंगे ना, तो क्या होगा कि आप चाहते हैं कि एक ही मेथड हो, उसको बार बार यूज़ कर पाएँ। और फिर ये भी ना करें आपके यहाँ पर कभी आप आकर गेट लिख रहे हैं, कभी पैच लिख रहे हैं, कभी पोस्ट आप यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इस तरीके से ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SRC के अंदर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर लेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे सर्विसेज। तो सर्विसेज का एक फोल्डर बनाएंगे SRC के अंदर, और इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे। इस फाइल का नाम आप रख सकते हैं कुछ भी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फैच API TSX। फैच API TSX मैंने इसका नाम रख दिया RFC। अच्छा सॉरी, ये TSX की फाइल नहीं है, ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। TSX नहीं है, ये TS की फाइल है, प्योर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है ये। और इसके अंदर क्या करें, आप यहाँ पर इस ट्राई को, कैच को, इस पूरे को यहाँ से निकालें पहले तो। ओ सॉरी, टोकन छोड़ दिया ना मैंने, टोकन को भी यहाँ से निकालें। ठीक है, कंपोनेंट खाली हो गया। अब आ जाएं अपनी फैच एपीआई में। फैच एपीआई के हिसाब से इस एपीआई को ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं जैसे ये क्या है, फैच एपीआई है। इसको करता हूँ मैं, ट्राई वाले को थोड़ा साइड में करते हैं, एक बनाते हैं यहाँ पर फंक्शन। तो फंक्शन होगा एसिंक फंक्शन, और इसका नाम होगा यहाँ पर, क्या हो सकता है इसका नाम, इसका नाम हो सकता है फैच एपीआई। फैच एपीआई वाला फंक्शन। अब जो है यहाँ पर आपको फैच करना है, ठीक है। तो फैच ये है आपका फैच का पूरा कोड, इस पूरे कोड को यहाँ से हम उठाते हैं और इसके अंदर हम रखेंगे। ये है मेरा फैच का पूरा कोड। इसके अंदर क्या मुझे गेट करते टाइम बॉडी चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, इसका नाम मैं और अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको ना, गेट एपीआई कर देते हैं फैच एपीआई की जगह, गेट एपीआई। ठीक है। अब जो है टोकन नंबर है ऊपर रख दिया हमने, और ये मेरा फैच है। फैच में मैंने क्या लिख दिया कि भाई ऑर्डर्स मुझे दिखाओ, गेट करके दिया, टोकन नंबर भी दे दिया। इसकी ज़रूरत है नहीं, बॉडी दे नहीं रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ने वाली। और यहाँ पर अब कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी। तो कन्वर्जन यहाँ पर हम कर लेते हैं। कन्वर्जन करने के बाद इसके नीचे आप आ जाएं, यहाँ पर कन्वर्जन कर लें। और console डॉट लॉग का हमें यहाँ पर काम नहीं है कोई भी। ये जो ट्राई और कैच है, इस ट्राई और कैच को भी आप या तो यहाँ यूज़ कर लें या वहाँ यूज़ कर लें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ।
ठीक है, और इसको मैं क्या कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। कर दिया एक्सपोर्ट गेट एपीआई वाले फंक्शन को। और गेट एपीआई वाला फंक्शन मुझे रिटर्न करके देता क्या है, तो मुझे रिटर्न करके वो देता है, ये देता है मुझे रिटर्न करके। ये बन गया, इसको टेस्ट करते हैं ये चलता है या नहीं चलता, इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। दूसरी बात ये कि जो ये फैच एपीआई है ना, इसको रीनेम करके मैं गेट एपीआई कर देता हूँ, ताकि आपको याद रहे। तो सर्विसेज के अंदर फैच एपीआई को गेट एपीआई किया था मैंने, गेट एपीआई। ठीक है, गेट एपीआई एक्सपोर्ट करता है ये, ठीक है। तो गेट एपीआई के नाम को कॉपी करते हैं, पेज डॉट टीएसएक्स में आते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये नेम्ड इंपोर्ट होगा क्योंकि वो नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से। तो यहाँ पर हमने नेम्ड इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम, और यहाँ पर वो हमें एसआरसी के अंदर सर्विसेज के अंदर यहाँ पर है गेट एपीआई। ठीक है, तो यहाँ से वो हमारे लिए लेकर आएगा। इस गेट एपीआई में डाटा तो पहले ही कन्वर्ट होकर इसके अंदर आ रहे हैं, वही तो रिटर्न होकर हमें मिल रहा है। बस हमें क्या करना है, इसे चलाना है इस फंक्शन को, ताकि रिटर्न की हुई चीज़ मैं इसके अंदर अपने किसी वेरिएबल में रिसीव कर लूँ। कॉन्स्ट एपीआई डाटा, और इससे देख लेते हैं कि भाई क्या मिलता है, कुछ हमें यहाँ पर मिलता है भी या नहीं मिलता, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो है आपका पेज डॉट ई एस एक्स होम पेज, ये जो है ये चल रहा है। यहाँ पर देखें, ये जो क्रिएट नेक्स्ट ऐप है ये चल रहा है। सबसे पहले आप दो काम करें, एक तो इसको आप करें सेव, कंट्रोल के एस से सेव कर दिया, फिर इसे आपने चला दिया। जब आप ये चलाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, फिर सबसे पहले ये कंपोनेंट री रेंडर होने पर आएगा। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन चलेगा। जब ये फंक्शन चलता है तो console डॉट लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि एपीआई डाटा के अंदर क्या आया। ठीक है, और वो हमें कहाँ पर दिखेगा, वो हमें टर्मिनल में दिखेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गेट एपीआई के अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है। तो दोबारा देखते हैं गेट एपीआई के अंदर में क्या चीज़ मिलती है, कंट्रोल के और एस। ठीक है, इससे हम यहाँ पर अब वेट लगा कर देखते हैं। ठीक है, अब वेट कर लगाना था क्योंकि उसके रिस्पॉन्स का वेट करना था। तो वो असल में एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको अवेट लगाना ज़रूरी है। तो खैर, हुआ ये कि आपको होम एपीआई डाटा के नाम से यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल गया। एम्प्टी ही रखा था हमने, इसलिए एम्प्टी मिला है। तो ये क्या है, ये देखें, दो कोड आपने किया और दो कोड करके आपने इसका रिजल्ट निकाल लिया। अब आपको लेट सपोज यहाँ पर एपीआई डाटा के अंदर अगर कुछ होता तो हम किस तरह देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेल्प लेंगे ताकि जल्दी काम हो जाए, इसका लेंगे, ये थंडर क्लाइंट जो है ना इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है सबमिट ऑर्डर पर जाएं, पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर लें यहाँ पर। और यहाँ पर कहता है ऑर्डर्स का एंड पॉइंट लगा हुआ है, बॉडी यहाँ पर कहता है ये बॉडी आप ले लें। यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर जेसन के अंदर ये लिख देता हूँ। एक मैं बनाता हूँ बुक नंबर 2, ताहा के नाम से बनाते हैं।
और सेंड कर देते हैं। 40, दिस बुक इज नॉट इन स्टॉक, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अच्छा, वो उनके स्टॉक में ही नहीं है। बुक नंबर 2 जबरदस्त। बुक नंबर 4 देखते हैं। चलें, बुक नंबर 4 तो क्रिएट हो गया। अब एक बुक नंबर करते हैं 3 करते हैं। और 3 करके यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर अहमद कर देते हैं। और इससे भी सेंड करते हैं। बुक नंबर 3 भी स्टॉक में है, तो दो चीज़ें आ गई। गेट करके यहाँ पर बॉडी को हटाते हैं। और गेट करके देख लेते हैं कि दो ऑर्डर हमारे बन गए। एक ऑर्डर ये बन गया, एक ऑर्डर हमारा ये बन गया। ठीक है। ये आंसर हमें अपने पेज डॉट टीएसएक्स पर भी मिलेगा, क्योंकि टोकन नंबर सेम है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक तो सेव करना है, कंट्रोल के एस से सेव करें अपने कंपोनेंट को, यहाँ पर एक दफ़ा री रेंडर करवा दें इस पेज को रीलोड करके। और अपने इसको यहाँ पर ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, ये देखें, ताहा। और यहाँ पर ये मिलता है अहमद। ये दो आईडीज आपको मिल गई, मतलब आपको सक्सेसफुली डाटा मिल रहा है। आपको यहाँ पर डाटा मिल रहा है। तो अब जब आपको डाटा मिल रहा है तो यूज़ करते हैं इसे। कैसे यूज़ करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग को तो छोड़ें, यहाँ पर आप आ जाएं। यहाँ पर आप आकर लिखें H1। H1 के अंदर आप यहाँ पर लिखें कस्टमर नेम। कस्टमर नेम को यहाँ पर आप लगाएं ब्रैकेट। और ब्रैकेट में देख लेते हैं थोड़ा कि मिल क्या रहा है। असल में हमें मिलता है एक एरे। एरे का पहला जो 0 इंडेक्स नंबर पर जो है, तो एरे हमें मिलता है एपीआई डाटा के अंदर। एपीआई डाटा के 0 इंडेक्स पर जाते हैं पहले। फिर जाते हैं ऑब्जेक्ट में आ गया मैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे चाहिए कस्टमर नेम। यहाँ से नाम कॉपी करते हैं, कस्टमर नेम। यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी वो मुझे दिखाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। और स्क्रीन जो है वो मेरी असल में पूरी ब्लैक है। इसको मैं रीलोड भी कर लेता हूँ। तो ये जो मेरी ब्लैक स्क्रीन है ना, इससे पहले जान छुड़ाते हैं। ये जो ग्लोबल डॉट सी एस एस में ये चीज़ें लिखी हैं, ये डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर एक बॉडी बनाते हैं। बॉडी के टैग में मैं लिख देता हूँ कि जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ताकि वाइट में ना हो, ब्लैक में आए। सेव, कंट्रोल के सेव करना ज़रूरी है। जी, तो यहाँ पर देखें कस्टमर नेम क्या लिखा आ रहा है। क्या बड़ा कर देता हूँ। तो मतलब नाम तो उठा लिया मैंने। बुक एपीआई के अंदर ये है, किसी और की एपीआई के अंदर मेरा ऑर्डर है, वहां से मैंने नाम उठा लिया। चलें, ठीक है। अब जो है, एक काम करते हैं, इसको ना देखने वाला बना लिया ना सर्विसेज के अंदर गेट एपीआई। इस आपको ये समझ आती है बात, इस तरीके से आप बना सकते हैं अपने ऑर्डर क्रिएट करने वाला एपीआई, अथेंटिकेशन क्रिएट करने वाले एपीआई, अलग अलग टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में। और जो भी वहां पर डिलीट करने वाली एपीआई, सारी एपीआई बस करना क्या पड़ेगा आपको, कॉल कराना है। ऐसे कॉल कराया, देखना है अगर जवाब आ रहे हैं नहीं आ रहे, कंसोल करा लें एक दफ़ा। इससे तो हम मुतमईन है, तो कंसोल का काम भी खत्म। ये वाली लाइन सारा काम करके हमें दे रही है, और इसका डाटा पड़ा हुआ है इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। ये है असल में। जब भी कुछ देख लेंगे। अब डाटा यूज करते हैं। अब हम करते हैं असल में क्या है, हम ये करते हैं कि जो कस्टमर नेम है ना, है तो ये एरे। तो इसको जरा दोनों कस्टमर के नाम बोलते हैं कि दिखाओ, है ना। दोनों कस्टमर डायनामिक करना है ना आपको, तो डायनामिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लगाएं कर्ली ब्रैकेट, और आप लिखें यहाँ पर एपीआई डाटा। ठीक है, एपीआई डाटा है ना। अब ये एपीआई डाटा एक एरे है। ठीक है, तो एरे के ऊपर मैप चलता है। तो लगा दिया मैप हमने। अब जो ये मैप मैंने लगाया है, इस मैप में यहाँ पर मैं लिखूंगा एक एरो फंक्शन, क्योंकि ये लेता है एरो फंक्शन एक। और इस एरो फंक्शन को आप रिटर्न करें। कर दिया रिटर्न। अब रिटर्न करके आप इसको बताएं कि भाई लेकर क्या आना है। तो ये जो पूरा H1 है ना, इस पूरे के पूरे H1 को रिटर्न करना है मुझे। लिख दें इसके आगे H1 रिटर्न कर दो। और
लिख कर देना कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम के बाद यहाँ पर क्या लिखना है वो मैं अभी बता देता हूँ इसे। इसको मिटा दें, अभी क्या लिखना है वो हम अभी इससे बताएंगे कि क्या लिखना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आइटम लिखें, कॉमा इंडेक्स लिखें। अब ये जो आइटम है, यहाँ पर इसे पेस्ट करें, और यहाँ पर आइटम के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने बोला कि कस्टमर नेम दिखाओ, दो दफा कस्टमर नेम दिखाएगा ये मुझे, आइटम डॉट कस्टमर नेम। और यहाँ पर जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को मैं एज अ की यूज कर लूंगा ओपनिंग टैग में। ओपनिंग टैग यहाँ H1 को खोलें और यहाँ पर इसे इंडेक्स दे दें। चलें, ये भी कर दिया। अब जो है ना, इसको आप इस तरह करें भाई कि यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एनी डाटा टाइप दे दें, ताकि ये अभी हमें चला कर दिखाए, बाद में इसकी डाटा टाइप हम बनाते रहेंगे इंटरफेस करके। तो खैर, ये हमने बना लिया। तो पहले देखते हैं, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल K S, सेव किया। अब जो है इसे रीलोड करते हैं। तो देखें, दो तो मुझे नाम मिल गए, ताहा और अहमद, है ना। ये कौन है? ये दोनों उस ये दोनों नाम जो है, इससे बुक का ऑर्डर प्लेस हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं एक ऐसी चीज कि जिस नाम के ऊपर क्लिक करें उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाए। वो भी तो यही करता है, वो भी तो यही करता है कि पूरा रिकॉर्ड हमें लाकर दे देता है। तो यहाँ पर ऐप के अंदर आ जाएं, ऐप के अंदर आकर एक फोल्डर बनाएं और इसमें लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ID। ये क्या बना रहा हूँ मैं? डायनामिक राउट बना रहा हूँ एक। और डायनामिक राउट के अंदर आप page.tsx बना लें। यहाँ पर RFCE करें, और यहाँ पर आकर आप वेट करें किसका, यहाँ पर चेक करें, कुछ भी लिखकर चेक करें, 1 2 3 लिखकर देखें कि ये आपको पेज लिखकर देता है कि नहीं देता। वैसे मैंने सेव तो शायद नहीं किया, ये एरर ना दे दे। सेव करना ज़रूरी है, कंट्रोल K S। और यहाँ पर आकर इसको दोबारा से रीलोड कर देते हैं, और यहाँ पर आकर इसके राउट में कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3 लिखकर एंटर कर देते हैं। पेज पर ले आया, ये मेरा डायनामिक पेज है। चलें, डायनामिक पेज तो काम कर रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मुझे करना ये है कि पहुंचना है यहाँ तक, इस डायनेमिक पेज तक। तो कैसे पहुंचूंगा? ये जो मेरा H1 है, इस H1 को एक लिंक के अंदर रख देता हूं मैं, कि जब भी इस H1 को कोई क्लिक करेगा, देखें सही से कर देता हूं मैं, रिटर्न को नीचे लिख देता हूं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। ये जो है, इसको कट करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जेस का एक लिंक बनाते हैं, और इस लिंक को यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया। इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, यहाँ पर हाइपर रेफरेंस देते हैं। हाइपर रेफरेंस में अभी देते हैं चीज़ें हम, जब तक इसके अंदर का H1 इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो ये लिंक है, इस लिंक को मैं कह देता हूँ कि भाई पहले तो जाओ लोकल होस्ट 3000 में, उसके बाद ID नंबर लेकर जाओ। ID नंबर है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा अपने थंडर क्लाइंट से, कि ID तो होती है यूनिक। देखें, यहाँ पर भी ID है, ये IDs यूनिक ID है, ये भी एक यूनिक ID है, ये भी एक यूनिक ID है। तो क्या भेजना सही रहेगा? कस्टमर के नाम पर जब क्लिक किया तो कस्टमर के नाम से आपको देखना है, आपको ID से देखना है, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। हम एक काम करते हैं, कस्टमर के नाम को भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी ID को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, नाम यूज़ कर लेते हैं। वापस आ जाएं। नाम कैसे यूज़ करेंगे? नाम आ कहाँ पर है, इसको डबल कोट से हटा के बैक टिक के अंदर रखें,
और यहाँ पर आप लगा दें आइटम के अंदर आ रहे हैं, तो आइटम के अंदर हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कस्टमर नेम। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कस्टमर आईडी, यहाँ पर कस्टमर नेम लिख दें। अब देखिएगा आपको सेगमेंट में क्या मिलता है अगले पेज में। यहाँ से तो आपको क्लिक करना है ना, तो जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ सेगमेंट में आपको डायनामिक पेज पर क्या मिलता है। और दूसरी बात ये कि बार बार मुझे वो करना पड़ रहा है सेव, तो मैं ऑटो सेव को ऑन कर ले रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ऑटो सेव मैंने ऑन कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ अपने इसमें लोकल होस्ट 3000 में। यहाँ पर वो मुझे दिखाएगा कस्टमर नेम, ये दोनों क्लिकेबल हैं, ताहा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें सेगमेंट में मुझे यहाँ पर ताहा मिलता है। और जाहिर है जब मैं वापस जाऊंगा और अहमद के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे अहमद मिलता है सेगमेंट में। अब मुझे करना क्या है, डायनामिक पेज में आने। आपको यहाँ तक समझ आया? चलें, तो डायनामिक पेज पर आ गए, और डायनामिक पेज पर अभी 1.5 मिनट है फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी। डायनामिक पेज पर आ गए हम। अब उसको निकालें कैसे, वो जो ऊपर सेगमेंट में नाम लिख कर आ रहा है अहमद या ताहा, इसको कैसे निकालें। तो इसको निकालने का ये तरीका है कि आप यहाँ पर लिखें पैरम्स, और जो पैरम्स है उसकी डाटा टाइप डिफाइन करें। तो पैरम्स की डाटा टाइप अभी एनी भी लिख सकते हैं आप वैसे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ उसकी डाटा टाइप कैसे डिफाइन होती है। सबसे पहले आप बताते हैं प्रॉप्स के अंदर पैरम्स है। पैरम्स खुद एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आईडी के नाम का कुछ है जो कि स्ट्रिंग की वैल्यू लेकर आपके लिए आते हैं। लेकिन नेक्स्ट जेएस 15 के अंदर ये जो आपकी आईडी है ये प्रॉमिस बन चुकी है। तो इससे पहले आप आकर लिखें प्रॉमिस, और इसको एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ये आपका बन गया है क्या, प्रॉमिस बन गया है। अब नीचे आकर इसको पैरम्स को, और ये पैरम्स है, पैरम नहीं है, पैरम्स है। तो यहाँ पर आकर आप यहाँ पर लिखें कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट जो इसको कॉन्स्ट ही कर दें, हाँ, और कॉन्स्ट आईडी, क्योंकि आप डी स्ट्रक्चर करना है याद रखिएगा, तो करली ब्रैकेट यहाँ पर लगा लें इसके ऊपर। आप यहाँ पर लिखें अवेट, अवेट के बाद आप यहाँ, जी, तो अब आपने क्या किया, आईडी को डी स्ट्रक्चर कर लिया, और आईडी को, ये आईडी कौन सी आईडी है, ये आपके एपीआई से नहीं आ रही, ये सेगमेंट जो ऊपर ताहा अहमद जो नाम लिख रहे हैं ना, आपके डायनामिक राउट के ऊपर जो सेगमेंट है उसकी आईडी है ये। तो आपने अवेट लगा लिया, क्योंकि प्रॉमिस बना दिया इन्होंने नेक्स्ट जेएस 15 में, इसलिए अवेट लगाना पड़ा। अब जब अवेट आप इसमें लगा रहे हैं तो आपको पता है ना कि एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको इसे। तो एसिंक फंक्शन बना देते हैं, और ये जो डिव है इसके अंदर आप यहाँ पर करली ब्रैकेट में आईडी लिखते हैं, ताकि पहले तो हम अपने नाम को कंफर्म करें कि वहाँ से जो नाम हम उठाते हैं वो डायनामिक पेज में हमें मिलता है या नहीं मिलता। और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़, क्या एरर देता है ये, मेरे ख्याल से तो शायद कोई एरर नहीं है। बैक करते हैं और फिर डायनामिक पेज पर आते हैं, देखते हैं कि एरर्स आते हैं कि नहीं। कस्टमर नेम था और यहाँ पर अहमद, ठीक है, ऐसे क्लिक करते हैं और देखें तहाँ मुझे मिल गया। बैक करते हैं, अहमद पर जाते हैं, अहमद मुझे मिल गया, ठीक है, बैक करते हैं। चलें, ये बात तो समझ आ गई। अब क्या नाम निकालने से मेरा काम हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर करना पता है क्या पड़ेगा, एक एपीआई बना कर रखी हुई है मैंने गेट एपीआई के नाम से। तो इसको बोलते हैं कि भाई गेट एपीआई, यहाँ पर क्या करो, गेट करो। वैसे तो पूरा गेट वेट करने का सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर देखें कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, थोड़ा फास्ट चलता है ये, बुरा मत मानिएगा। जी, तो ये है ना, रिस्पॉन्स जो है वो इसने यहाँ पर दे दिया गेट एपीआई के ऊपर, इंपोर्ट कर, ठीक है। और आप क्या करें, अवेट तो आपने लगा लिया है। अब आप यहाँ पर रिस्पॉन्स को console डॉट लॉग करके देख सकते हैं। वैसे अगर आप रिस्पॉन्स को console डॉट लॉग करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये दिखेगा आपको, ये देखने वाले, क्योंकि गेट किया हुआ है ना हमने, देखें तो ये। और अगर आप सही से देख लें, क्या ऑर्डर्स वाले यूआरएल को हमने लिखा हुआ है, एंड पॉइंट हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर से बिल्कुल, और बेस यूआरएल भी यही है, गेट रिक्वेस्ट है, और सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, यही दिखाएगा हमें वो। तो डाटा पहले हम अपना माइंड बना लेते हैं कि निकालना कैसे है, क्या करना है। ये तो मेरे पास आ गया है पूरा।
और एक एरे में आ गया। समझ रहे हैं आप? डाटा आ गया है और एक एरे के अंदर आ गया। तो इस तरह करते हैं कि इसको उठाते हैं यहाँ से। आईडी बुक कस्टमर नेम क्रिएटेड बाय क्वांटिटी स्टैम्प, कॉपी करते हैं, डायनामिक वाले में जाते हैं। ये डायनामिक वाले है क्योंकि यहाँ पर आईडी अभी हमने लिखी है। और यहाँ रिटर्न, ये जो डिव है, इस डिव से तो आप क्या करें, इस डिव से जान छुड़ाएं, यहाँ पर एक एम्प्टी फ्रैगमेंट लगाते हैं और इसके अंदर एक लगाते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है। और यहाँ नीचे कहीं पर ना, इस जगह पर आकर हम डाटा अपना पेस्ट कर देते हैं। इसको हम यूज करेंगे इसलिए रखा हुआ है, नाम वाम यहाँ से उठा लेंगे हम। एरे बनता है, डॉट मैप लगाते हैं, यहाँ पर रखते हैं एरो फंक्शन, रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न कराकर यहाँ पर देते हैं क्या, राउंड ब्रैकेट। इस राउंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पर एक लगाते हैं, एक से ज्यादा चीजें हमें वो करनी है ना, भेजनी है क्या, एक से ज्यादा चीजें हमें यहाँ पर भेजनी है। तो H1 लगाते हैं। H1 में लिखते हैं आईडी और बुक आईडी, कस्टमर नेम, और क्या क्या है, क्रिएटेड बाय, क्वांटिटी, टाइम स्टैम्प। ठीक है, सारे H1 बना लिए और बहुत सारे एरर भी मिल गए हमें। क्यों इस तरह क्यों हुआ? क्योंकि रिटर्न तो एक ही चीज करेगा ना भाई, इतनी सारी चीजें थोड़ी करेगा वो। तो आप क्या करें, इसको भी एक एक ही चीज रिटर्न करवाएं। एम्प्टी फ्रैगमेंट बोलें कि भाई ये एम्प्टी फ्रैगमेंट रिटर्न कर दो, इसके अंदर रख दे सब कुछ। अब एरर नहीं देगा वो। ठीक है, तो आईडी लिख दी, बुक आईडी उठाए यहाँ से, यहाँ पर लिख दें बुक आईडी। आईडी अभी तो सिर्फ लिख रहा हूँ, अभी डाटा मैंने उठाया नहीं है, अभी सिर्फ डिजाइन कर रहा हूँ कि H1 के अंदर वो दिखे इस तरह। क्रिएटेड बाय को यहाँ पर लिखते हैं, क्वांटिटी, टाइम स्टैम्प, यहाँ पर टाइम स्टैम्प लिखते हैं। और अब पता है क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि मैप, क्योंकि एक एरे है, ये हमने देखा है अभी एक एरे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम, कॉमा इंडेक्स। इन दोनों को डाटा टाइप एन ही दे दें अभी फिलहाल के लिए। आइटम ये लेकर आ रहे हैं, आइटम डॉट आईडी अगर मैं बोल दूं इससे, तो ये मुझे ये शायद दिखा दे। ट्राई करें यहाँ पर, इससे कहता हूँ यहाँ पर कि आइटम डॉट आईडी दिखा दो। एक एक करके टेस्ट कर लेंगे। लेकिन इस इंडेक्स को कैसे दें, एम्प्टी फ्रैगमेंट तो बनता ही नहीं है HTML में, और पहले वाले को तो दे नहीं सकते हम, वरना फिर क्या करेगा वो, इस पर ही अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर एम्प्टी फ्रैगमेंट को मजबूरन एक div बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि इंडेक्स देना ज़रूरी है, मैप जब आप चलाते हैं ना, तो की का एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है। चलें, तो खैर यहाँ पर आप इस पर तवज्जो दें, आईडी, आइटम आईडी, क्या हमें ये वाली चीज़ मिलती है हमारे वेब पेज पर या नहीं, ये हम देखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। क्यों ही कमेंट करें, इससे हम डिलीट कर देते हैं और सीधा वेब पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें वहाँ पर। तो ताहा को क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। आप अपने माइंड में ये मत रखिएगा, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ताहा को क्लिक करने से डायनामिक पेज पर आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमने इस नाम को इसके साथ कनेक्ट नहीं कराया। आप समझिए बात को, सेगमेंट में अगर मैं ताहा ना लिखकर यहाँ पर मैं 00000 भी लिखकर एंटर करूं, तब भी वो मुझे यही दिखाएगा।
तो आप ये मत समझ जाइएगा कि ताहा के ऊपर क्लिक किया तो ये पूरा डाटा दिखा। वो तो ऐसा है कि आपने बोला हुआ है कि जब भी मैं क्लिक करूं तो डायनामिक पेज पर पहुंचा देना, इससे लिए वो आपको डायनामिक पेज पर लेकर जा रहे हैं। और वहां अलग से एक एपीआई कॉल की है जिसको हमने बोला पूरा डाटा दिखाओ, तो वो दिखा रहे हैं इसलिए। ठीक हो गया, ये हमें पूरा डाटा दिखाते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देते हैं एक बी आर और एक और बी आर देते हैं। ठीक है, अब सही है। थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही अंदर चले गए ये। क्लास नेम, मार्जिन लेफ्ट, 14 कर देते हैं। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर क्या करते हैं, आगे का काम करते हैं। क्या वो मुझे बुक आईडी दिखा रहे हैं? आईडी तो उसकी तो आईडी नहीं दिखा रहा है ना, सिर्फ यही दिखा रहा है वो। समझ तो आप गए होंगे कैसे दिखाने। आइटम डॉट बुक आईडी, यहाँ पर आइटम डॉट कस्टमर नेम, आइटम डॉट क्रिएटेड बाय। चलें यहाँ पर देखते हैं, क्वांटिटी और टाइम स्टैम्प का वेट करते हैं। सही है, सब मिल गया। आईडी मिल गई, बुक आईडी, कस्टमर नेम ताहा, ये और ये इसका अभी कोई ताल्लुक नहीं है हमारे नाम को सेलेक्ट करने से। कि अगर हम लोकल होस्ट के नाम को सेलेक्ट करें, अगर हम अपने लोकल होस्ट के नाम को सेलेक्ट करें तो वो नाम के हिसाब से हमें डाटा दिखाए। अभी इसका हमने ताल्लुक कोई ऐसा बनाया नहीं है। तो खैर, ये अभी हमें पूरा डाटा दिखा रहा है एपीआई से फैच करके। अब हम एक काम करते हैं, ये तो आपने देख लिया, ये आपको समझ आया, तो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, ये आपको पूरा का पूरा आपको ला कर देता है क्या, एक एरे। अब एरे तो मेरे पास आ गया रिस्पॉन्स के अंदर। तो यहाँ पर मुझे ये कहना है कि एक बनाता हूँ मैं कॉन्स्ट डाटा के नाम से, और इस कॉन्स्ट डाटा को मैं कहता हूँ कि ये रिस्पॉन्स को फिल्टर करे। फिल्टर एक मेथड है जो कि क्या करता है, एक सेकेंड दोबारा सजेशन आने दें। देखें, फिल्टर एक मेथड है, तो राउंड ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। राउंड ब्रैकेट लगा दिया। अब ये क्या लेता है, देखें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, एक आपका सिंपल सा वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर इस एरे को आपने फिल्टर किया है। तो फिल्टर क्या लेता है, एक एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन को आप ओपन करें, और यहाँ पर इससे कहें कि ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, इसको हम ढूंढने पर लगाते हैं। इससे हम कहते हैं कि भाई देखो, जो रिस्पॉन्स वाला एरे है ना,
उसके अंदर जो कस्टमर नेम है, रिस्पॉन्स का जो एरे है, एक मिनट रुके, मुझे ये थोड़ा कंप्लीट करने दें। रिस्पॉन्स एक एरे है, तो ये फिल्टर क्या करता है, ये फिल्टर जाएगा और जा जाकर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा, है ना। तो रिस्पॉन्स हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, शायद आपका भी सवाल यही था। यहाँ पर हम क्या देंगे इसको, ओबीजे कर देते हैं। एक एक ऑब्जेक्ट उठा के ला रहे हैं ना, इसको ओबीजे कर देते हैं हम, ओबीजे। ओबीजे क्या है, एनी है। चले अब हम इसको, यहाँ पर क्या करते हैं, ओबीजे। और अब तो आपको समझ आ रहा है ना कि भाई ओबीजे में पूरा आ जाएगा क्या उठ के, एक पूरा ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कस्टमर नेम है। तो अब कस्टमर नेम करते हैं इसको, कस्टमर, यहाँ से उठा लेते हैं कस्टमर नेम। अगर ओबीजे का कस्टमर नेम बराबर हो जाए का पूरा ऑब्जेक्ट लाकर मुझे दे देना, पता है क्यों? क्योंकि ये फिल्टर जो है ना, ये चलता है टेस्ट कंडीशन के ऊपर। अगर टेस्ट पास कर लिया तो रिटर्न करा के डाटा में मिल जाएगी वो चीज़, वो पूरा ऑब्जेक्ट आपको लाकर दे देगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, फिर नहीं मिलता। मिल जाते हैं तो मिल जाता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता। तो अभी टेंशन दूर करने के लिए console डॉट लॉग कराते हैं और डाटा को देखते हैं यहाँ से कि ये हमारे लिए क्या करता है। इसको हम सेव भी करते हैं और अपने कंपोनेंट को वहाँ से जाकर री रेंडर कर देते हैं। यहाँ पर तहा लिखा हुआ है, तहा उसको मिलेगा। पहले ये हो जाए यहाँ से रिफ्रेश, फिर हम टर्मिनल को ओपन करके देखते हैं क्या आया। ठीक है, रिफ्रेश हो गया, तहा यहाँ पर लिखा है। टर्मिनल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है इसका। तो यहाँ पर रिजल्ट ये बना कि आपको यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट मिला एरे के अंदर। एक ऑब्जेक्ट आपको मिला एरे के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, फिल्टर क्यों किया है। फिल्टर इसलिए किया है, एक से ज्यादा नाम अगर होते हैं ना तहा वाले, तो सारी चीजों को उठाकर लाकर ये आपको दे देगा। ये एक एरे है, याद रखिएगा, ये एक एरे है। तो डेटा जो आपने लिखा है ना, यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स को कर दें डेटा। इस डेटा के अंदर डॉट मैप लगा दें, ये अंदर के उसके ऑब्जेक्ट को लेकर आएगा। उसकी आईडी, बुक आईडी, कस्टमर नेम क्रिएटेड बाय क्वांटिटी, ये सब उसकी निकाल के आपको दे देगा। और क्योंकि अभी एक ही है, और बनाएंगे तो उसके नीचे और दिखाएगा कि ताहा के नाम से देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब दिखाएगा। तो फिल्टर का ये फायदा। पहले देखते हैं, फिर दोबारा आके इसको समझते हैं। तो सेव करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने इसमें। तो देख तो आपने पहले ही लिया है, लेकिन फिर भी हम एक्टिंग करते हैं कि हमने नहीं देखा है। तो पीछे आते हैं हम, कस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखें ताहा, कस्टमर नेम ताहा को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या दिखाया, ताहा का पूरा डाटा। कस्टमर नेम ताहा है, क्वांटिटी 1 है, आईडी इसकी ये आ रही है कुछ। चलें ठीक है, वापस जाते हैं, अहमद को क्लिक करते हैं। कस्टमर नेम अहमद है, क्वांटिटी 1 है, टाइम पे सैम यहाँ पर है, ये सब इसका दिखा रहे हैं। चलें अब एक काम करते हैं, वापस जाते हैं। अभी नहीं करते ताहा को क्लिक, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाएं बुक एपीआई पर। दो रिक्वेस्ट की थी ना आपने, एक रिक्वेस्ट ये की है, एक रिक्वेस्ट ये की है। समझ तो गए होंगे आपके मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। तो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं और बॉडी में पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं एक। कहाँ चला गया, सबमिट एन ऑर्डर, ऑर्डर्स पोस्ट, इसको बेयर टोकन दिया हुआ है, ये लिखना है मैं सिर्फ बॉडी के अंदर। तो ताहा का जो ये नाम है ना, इस नाम को यहाँ पर रख देते हैं। कस्टमर नेम ताहा है, और इसने पहले कौन सी किताब मंगवाई थी, बुक आईडी 4 वाली। अब ये बुक आईडी 6 वाली मंगवाता है, ठीक है।
तो चलें सेंड करते हैं। तो क्रिएटेड हो गया। अब मैं अगर आपको गेट करके दिखाऊं, यहाँ यहाँ से दिखा के फायदा नहीं है ना, मैं आपको दिखाऊंगा वेब पेज पर। आ जाएं, वेब पेज पर आ जाएं, यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर जो है आप ताहा को क्लिक करें तो देखें क्या दिखाता है ये आपको। आप समझ पा रहे हैं? डायनामिक बन गया ना, सारे ऑर्डर्स दिखने शुरू हो गए। एक ताहा जो है, अगर वो किताब खरीदते जाएगा तो उसके नाम पर क्लिक करके हम उसके तमाम ऑर्डर्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके समझने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने ओवरव्यू के तौर पे आपने क्या किया, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखें, आपने ये किया कि आपने कल जो है वो देखा था, थंडर क्लाइंट की मदद से एपीआई को समझा था, क्रोम से भी हमने थोड़ा देखा था, थंडर क्लाइंट से भी हमने देखा है, फिर हमने एचटीटीपी मेथड्स देखे, गेट पोस्ट पैच डिलीट। आज हमने फैच का मेथड यूज़ किया, और फैच के मेथड पे हमने गेट पोस्ट पैच डिलीट हमने किया। जब हमने ये किया तो सारी चीज़ें फैच करने के बाद हमने एक एसआरसी के अंदर सर्विसेज के नाम का एक बनाया फोल्डर, उसके अंदर गेट एपीआई की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाई। वहां पर हमने टोकन को रखा, वहां पर हमने रिस्पॉन्स को रखा, रिस्पॉन्स में मेथड लगाया, हेडर लगाए, सारी चीज़ें जैसे गेट करने के लिए जो हमें चाहिए वो। नॉर्मली जब आप अपने तौर पे बनाएंगे तो आपको अथेंटिकेशन वाली एपीआई पहले बनानी पड़ेगी। भाई अथेंटिकेट होंगे तो टोकन मिलेगा, टोकन मिलेगा तो फिर आगे काम कर पाएंगे, है ना। तो सर्विसेज के अंदर आप क्या बना लेंगे, एक और फाइल बना लेंगे टाइप स्क्रिप्ट की, जो कि होगा टोकन, एक्सेस टोकन के नाम से, एक्सेस टोकन डॉट ईएस ऐसे करके आप बना सकते हैं। और उसको आप अपने पेज पर चला भी सकते हैं। अपने पेज पर आप चलाएं और चलाने के बाद आप वहां पर देख सकते हैं कि भाई ये चीज़ें वहां पर जो है आपने ऑर्डर करवाई हैं। तो आप नाम शो करें, नाम के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम डाटा शो करेगा। खैर, तो यहाँ पर जो है ये जो टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है ये आपके पास एक एपीआई को लेकर आती है। अब हमने बड़े सही तरीके से उसको अलग फाइल में करके रख दिया, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर ना अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़ी सुलझी हुई चीज़ें रखी हुई हैं। एपीआई कॉल करानी है, गेट एपीआई कॉल करा दी, अब वेट लगा के तो डाटा मिल गया, डाटा मिला तो मैप लगा के डाटा ले लिया जो चाहिए। दूसरे डायनेमिक पेज पर गए, यहाँ पर भी यही किया, गेट एपीआई चलाया और डाटा मंगवा लिया। जब डाटा मिला तो उसको फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करके एक एरे बना लिया अपना, एक नया एरे जिसके अंदर उस नाम के तमाम चीज़ें रखी हैं, और उस एरे को एक्सेस कर लिया डॉट मैप लगा के। तो वो अब जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बनाकर देता रहता है। तो यहाँ तक आप पहुँचे इसको समझ कर।